चले है ना, कल लास्ट में ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज पे बात। अच्छा ठीक है, पैरा और डाया हो गया था। नोट लिखा दिए थे दोनों? नोट नहीं लिखा था, एक ही लिखा था। कौन सा? ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज आर ऑलवेज पैरामैग्नेट। ठीक है, चलिए पैरा और डाया का मीनिंग क्या होता है वो हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया था लास्ट में। अब उसके बाद आगे और कुछ बात करते हैं हम लोग, यहाँ पर ध्यान सुनिएगा, ठीक है ना। पैरा और डाया में आपको बताया था कि पैरामैग्नेटिक स्पीशीज वो स्पीशीज होते हैं जिनके पास क्या मिलेंगे आपको? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। एक या एक से ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिल जाए मतलब वो कैसा बेटा? पैरा। और अगर एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ना हो या सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो तो उसको क्या बोलेंगे? डाया। ठीक है, अब अगला पॉइंट क्या आता है कि ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज हमेशा पैरामैग्नेटिक क्यों होंगे? क्योंकि मान लो किसी के पास इलेक्ट्रॉन का काउंट ऐसा 1 3 5 7 9 वगैरह वगैरह ऐसा कुछ भी है, तो ये कैसे नंबर है बेटा? ऑड नंबर्स। तो अगर किसी भी मॉलिक्यूल या किसी भी स्पीशीज या किसी भी एटम या किसी भी आयन के पास अगर इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी इस तरह का ऑड नंबर दिख रहा है, तो आप इसमें कितने भी पेयर बनाने की कोशिश कर लो, कम से कम एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जरूर मिलेगा, है ना। मान लो आपके पास 5 इलेक्ट्रॉन है, तो आप इसकी पेयरिंग करोगे तो कैसे पेयरिंग करोगे? मैक्सिमम 2 पेयर बना पाओगे, एक अनपेयर्ड तो बचेगा ही बचेगा। अच्छा, क्या इसका मतलब ये समझा जाए कि मान लो अगर किसी का एटॉमिक नंबर 7 है या इलेक्ट्रॉन उसमें 7 है, तो इसके पास कितने अनपेयर्ड होंगे? एक अनपेयर्ड होगा कि नहीं होगा? होगा। कि एक ही अनपेयर्ड होगा या एक से ज्यादा भी हो सकता है? पक्का? कैसे है? एक्साइटेड एक्साइटेड की जरूरत ही नहीं बेटा। 7 इलेक्ट्रॉन, देखो एक बात समझना ध्यान से ना, इतने इलेक्ट्रॉन है इसका मतलब है एक ना एक अनपेयर्ड तो होगा, ये बात तो समझ में आती है। पर ये मत समझना कि एक ही अनपेयर्ड होगा, वो ऐसे नहीं होता। कैसे भैया? नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है? 7। कॉन्फिगरेशन लिखोगे तो क्या कॉन्फिगरेशन बनेगा? 1s2 2s2 2p3। बेटा आउटर मोस्ट शेल का हमेशा डब्बे वाला डायग्राम बनाएंगे क्योंकि बॉन्डिंग में यही पार्टिसिपेट करेंगे। अब आप मुझे बताओ, इसमें नंबर तो इलेक्ट्रॉन का 7 है, पेयरिंग के हिसाब से अगर आप सोचोगे तो आप क्या सोचोगे कि 2 का पेयर 2 का पेयर 2 का पेयर और एक क्या बचना चाहिए? अनपेयर्ड। पर यहां पर एक अनपेयर्ड नहीं है, कितने अनपेयर्ड है? 3। तो कम से कम एक होगा, पर जरूरी नहीं कि हमेशा एक ही अनपेयर्ड हो। तो ऐसा नहीं सोचना कि एक ही अनपेयर्ड होता है इनके पास, एक से ज्यादा हो सकता है। वो चेक कैसे किया जाएगा बेटा? कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू चेक किया जाता है। ठीक है, खैर ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के बारे में हम लोगों ने बात कर ली कि ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज हमेशा आपको कैसे मिलेंगे बेटा? पैरामैग्नेटिक। अब मुझे बताइए, अगर ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज पैरामैग्नेटिक है तो इवन इलेक्ट्रॉन स्पीशीज कैसे होंगे? डाया। दोनों हो सकते हैं, यही खेल है। पहला केस आपको हमेशा ये लिखाया जाएगा, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज आर ऑलवेज पैरामैग्नेटिक, बस इतना लिखा दिया जाता है। अब इतना लिखा दिया जाता है तो इसका मतलब ये है कि बच्चा क्या सोचता है कि अगर ऑड पैरा है तो अपना अंदर मतलब एक स्टेटमेंट लिखा दिया, दूसरा लिखा है नहीं, तो दूसरा स्टेटमेंट अगर नहीं लिखाते तो अपन क्या सोचते हैं कि ऑड पैरा है तो इवन क्या होगा? डाया। पर इवन वाले जो स्पीशीज होते हैं ना, वो कैसे भी हो सकते हैं, वो पैरा भी हो सकते हैं और डाया भी। सेकंड स्टेटमेंट लिखिएगा उसके अंदर, इवन इलेक्ट्रॉन स्पीशीज even electron species even electron species may be paramagnetic or diamagnetic. Even electron species may be paramagnetic or diamagnetic. Even electron species may be paramagnetic or diamagnetic. मतलब ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए कहानी हमेशा क्लियर रहेगी कि ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज आपको हमेशा कैसे मिलेंगे बेटा? पैरामैग्नेटिक। लेकिन इवन वाले जो होते हैं ना, उनके लिए आपको चेक करना पड़ेगा, और इवन वाला पैरा भी मिल सकता है और डाया भी मिल सकता है। अब सर कैसे इवन वाला पैरा और डाया होता है? तो आइए उसके ऊपर बात करते हैं, एक दो एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं इस बात को। जैसे मान लीजिए मैंने आपके सामने लिखा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? 8। बताइए इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑड है या इवन है? इवन है। और मैंने एक एग्जांपल आपके सामने लिखा नियॉन। नियॉन का एटॉमिक नंबर कितना है? 10। इसका भी नंबर ऑड है या इवन है बेटा? इवन है ना। ये भी इवन है, ये भी इवन है। अब देखो, अगर मैं ऑक्सीजन की कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूं तो क्या 1s2 2s2 2p4 कॉन्फ़िगरेशन आएगा बेटा? हाँ। और यहां पर अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूं तो 1s2 2s2 2p6 कॉन्फ़िगरेशन आएगा। बॉन्डिंग में हमेशा कौन पार्टिसिपेट करेगा? आउटर मोस्ट शेल या वैलेंस शेल पार्टिसिपेट करेगा, तो उसके लिए हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। बताइए 2s2 और 2p4, 2s2 और 2p6 को मैं यहां रिप्रेजेंट करने जा रहा हूं। 2s2 को ऐसे भर देंगे और 2p4 1 2 3 4 ऐसा भरा जाएगा। 2s2 को ऐसे भर देंगे और 2p6 को 1 2 3 4 5 6। मुझे बताइए क्या इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है या नहीं है? है। अगर किसी के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो वो कैसा होगा? पैरा। इसके पास अनपेयर्ड नहीं है तो कैसा होगा? डाया। इवन वाला पैरा भी हो सकता है और इवन वाला डाया भी हो सकता है। तो इसलिए इवन में कभी भी आप कंक्लूजन नहीं निकालेंगे, इवन वाला पैरा डाया कुछ भी हो सकता है। और इसलिए जब भी पैरा और डाया का क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आप क्या ढूंढते हैं कि कौन इवन है और कौन ऑड है। और डेफिनेटली आपको ऐसा करेगा कि 3 इवन दे देगा और एक ऑड देगा। ऑड दिखा मतलब पक्का पैरा है, ऑड दिखा मतलब पक्का पैरा है,
और अगर ऑप्शन में ऑड ना हो, सिर्फ इवन ही इवन हो, फिर इवन के लिए आपको चेक करना पड़ेगा कि वो पैरा निकलता है या डाया निकलता। तो ये मैंने अभी आपको एक पॉइंट बताया। अब इस पे अपन पहले क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं कि क्या क्या क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं, ताकि अपने को सारी चीजें क्लियर हो जाए। ठीक है ना। पहला क्वेश्चन बोल रहा हूं, लिखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल is electron deficient? Which of the following molecule is electron deficient? Which of the following molecule is electron deficient? पहला ऑप्शन लिखेंगे CCl4, दूसरा ऑप्शन लिखेंगे SiF4, तीसरा ऑप्शन लिखेंगे BCl3, चौथा ऑप्शन लिखेंगे NH3। ठीक है, चार ऑप्शंस आपके सामने लिखे हैं। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा? थर्ड है ना, थर्ड ऑप्शन करेक्ट है इसका, BCl3। भाई CCl4 अपने को समझ में आ रहा है, CCl4 में ऑक्टेट कंप्लीशन है या नहीं है बेटा? है। कार्बन ने कितने बॉन्ड बना रखे? 4। और ऑर्गेनिक में ये कितनी बार तो सुन ही लिया होगा, अब तो इसके बारे में तो कहानी समझ में आ जाती है अपने को। ठीक है ना, ऑक्टेट पूरा है। SiF4 की बात करें, सिलिकॉन कौन से ग्रुप का मेंबर है बेटा? ग्रुप 14, कार्बन फैमिली का मेंबर है। सिलिकॉन के पास वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 4। और फ्लोरीन एक एक इलेक्ट्रॉन देगा 4, यहां पर भी 4 और 4, टोटल कितने होगा बेटा? 8। यहां पर भी होगा 8। बोरॉन के वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और क्लोरीन कितने इलेक्ट्रॉन देगा? 3, तो टोटल कितने हुए? 6। नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और हाइड्रोजन कितने देगा? 3, तो यहां पे कितना हो गया? 8। तो एक ही आपको दिख रहा है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट या फिर लेस देन ऑक्टेट वाली कहानी है, जिसको हम हाइपोवैलेंट भी कह सकते हैं। तो आंसर इज BCl3। अगला क्वेश्चन बोल रहा हूं, लिखिएगा। Which of the following molecule is hypervalent? Which of the following molecule is hypervalent? बिल्कुल ऐसे ही सिंपल क्वेश्चंस आते हैं इस टॉपिक पे से कि कौन हाइपोवैलेंट है, कौन हाइपरवैलेंट है। चलिए आइए ऑप्शंस की बात करते हैं। इसके लिए जो ऑप्शंस आपको दिए जा रहे हैं, उसमें सबसे पहला ऑप्शन आ गया आपके सामने NH3, अगला आ गया CH4, अगला ऑप्शन आ गया बेटा BeF2, और अगला ऑप्शन आ गया बेटा PCl5। क्लियरली समझ में आता है ऑप्शन कौन हो जाएगा बेटा? PCl5। क्यों हो जाएगा PCl5? 10 इलेक्ट्रॉन है उसके पास, 5 बॉन्ड बना रहा है। 5 बॉन्ड बना रहा है मतलब ऑब्वियसली सिंगल बॉन्ड भी बनाएगा पांचों, तो 10 इलेक्ट्रॉन की उसमें शेयरिंग हो रही होगी। और बाकी सब में आपको मैंने एक पॉइंट बोला भी था, इन सबका सेंट्रल एटम कौन से पीरियड का? सेकंड पीरियड का सेंट्रल एटम कभी भी एक्सपांडेड ऑक्टेट बना ही नहीं सकता, क्योंकि सेकंड पीरियड वाले के पास केवल सप होता है, S और P। तो इसके पास केवल S और P होने का मतलब है कभी भी 5वां बॉन्ड बना ही नहीं पाएगा, केवल 4 बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि S में 1 डब्बा होता है और P में 3 डब्बे होते हैं। टोटल डब्बे इनके पास कितने? 4। इसके पास भी 4, इसके पास भी 4। इसके पास S, P और वेकेंट D होता है। ठीक है ना, तो इसके डी का यूज करा है, तब जाके 5 बॉन्ड बना पाया है। 5 बॉन्ड बना पाया है, इसका मतलब ये एक्सपांडेड ऑक्टेट होगा। और या फिर आप इलेक्ट्रॉन की काउंटिंग भी करेंगे तो बेटा नाइट्रोजन के पास 5, हाइड्रोजन के पास 3, टोटल हो गया 8। कार्बन के पास 4 और हाइड्रोजन से मिलेंगे 4, हो जाएगा 8। बेरिलियम के पास 2, फ्लोरीन से मिलेंगे 2, हो जाएगा 4। और यहां होगा 5 + 5 कितना हो जाएगा? 10। तो यहां पर 2 क्वेश्चन बना सकते थे। पहला आपसे पूछा हाइपरवैलेंट कौन है, तो ये है। एक पूछ सकता था हाइपोवैलेंट कौन है, तो आप बता सकते थे ये है। और एक और क्वेश्चन आ सकता था कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर फॉलो ऑक्टेट रूल। तो ये वाला जो पेयर है NH3 और CH4, ये क्या फॉलो कर रहा है बेटा? ऑक्टेट रूल भी फॉलो कर रहा है। अगला क्वेश्चन बोल रहा हूं, लिखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड follows octet rule? Which of the following compound follows octet rule? Which of the following compound follows octet rule? ठीक है, ऑप्शंस आपके सामने लिखे हुए हैं स्क्रीन पर, फटाफट नोट डाउन कर ले। पहला ऑप्शन BF3, अगला ऑप्शन SiCl4, अगला ऑप्शन SnCl2 और अगला ऑप्शन ClO2। करेक्ट आंसर सेकंड, बिल्कुल सही है। SiCl4 क्या करेगा बेटा? ऑक्टेट रूल को फॉलो करेगा। बाकी सब में आप देख सकते हैं, बाकी सब में या तो लेस देन ऑक्टेट होगा
या फिर ऑड इलेक्ट्रॉन या इस तरह का कुछ केस आ रहा है। जैसे हम बात करें BF3 की, तो आप क्लियरली अब काउंटिंग आनी चाहिए। मैं फटाफट लिख रहा हूं 3+3, यहां पर आ जाएगा 4+4, यहां पर आ जाएगा 4+2, और यहां पर ये ऑड इलेक्ट्रॉन है बेटा। काउंटिंग करेंगे तो ऑड इलेक्ट्रॉन निकल के आ जाएगा, और इसीलिए एक ही केस है यहां पर जो ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहा है, और वो एग्जांपल कौन है बेटा? SiCl2, सॉरी SiCl4। अच्छा, एक बात और समझे, हमने प्रीवियस क्लासेस में भी बात करी है, यहां पर भी उसको एक बार अप्लाई करके बता देता हूं आपको। मैंने आपको बोला था कि मेटल नॉन मेटल का बॉन्ड कैसा होता है बेटा? आयनिक। और नॉन मेटल का बॉन्ड कैसा होता है? कोवलेंट। जरा उस पर भी ध्यान रखते चले, क्योंकि हमने इन सब में शेयरिंग के हिसाब से काउंट किया है, ठीक है ना? शेयरिंग के हिसाब से काउंट किया है, मतलब यहां पर हर जगह बॉन्ड कैसा होगा बेटा? कोवलेंट। एक बार जस्टिफाई कर लेते हैं उसको। कार्बन क्या है बेटा? नॉन मेटल। क्लोरीन क्या है? नॉन मेटल का बॉन्ड कोवलेंट। सिलिकॉन मेटलॉइड है। बालिका, सीता, गीता, ऐश्वर्या सब ट्यूशन पढ़ने आते। देखो, बोरॉन और सिलिकॉन का होता है डायगोनल रिलेशनशिप। बोरॉन और सिलिकॉन का क्या होता है? डायगोनल रिलेशन। बोरॉन, बालिका और सीता, ये दोनों मेटलॉइड है, लेकिन एनसीईआरटी बोरॉन को क्या लिखता है? नॉन मेटल। उसी हिसाब से मेटलॉइड में मेटल का भी कैरेक्टर है और नॉन मेटल का भी कैरेक्टर, लेकिन सिलिकॉन में डोमिनेटिंग नेचर कौन सा होता है? नॉन मेटल। तो जब भी बॉन्डिंग के रिस्पेक्ट में आप देखोगे ना, तो सिलिकॉन को आपको कैसे ट्रीट करके चलना है? नॉन मेटल की तरह, क्योंकि सिलिकॉन आपको पूरे सिलेबस में आपको कोवलेंट बॉन्ड बनाते हुए ही मिलेगा। सिलिकॉन के बारे में आपको बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ने, आपके ग्रुप 14 कार्बन फैमिली में आते हैं, सिलिकेट्स, सिलिकॉन्स, ऐसे टॉपिक आएंगे जहां पर आपको सिलिकॉन मिलेगा। और सिलिकॉन कौन सा बॉन्ड बनाते हुए मिलेगा? कोवैलेंट बॉन्ड बनाता हुआ मिलेगा। ठीक है, आगे सुनिएगा। BCl3 बेटा, बोरॉन नॉन मेटल, क्लोरीन नॉन मेटल, बॉन्ड बनेगा कोवलेंट। नाइट्रोजन नॉन मेटल, हाइड्रोजन नॉन मेटल, बॉन्ड बनेगा कोवलेंट। और कोवलेंट बॉन्ड में ट्रांसफर होगा या शेयरिंग होगी बेटा? शेयरिंग होगी। शेयरिंग के हिसाब से काउंटिंग करिए। आइए अगेन, नॉन मेटल नॉन मेटल, नॉन मेटल नॉन मेटल, नॉन मेटल नॉन मेटल, ये वाला बॉन्ड किसका है? मेटल और नॉन मेटल का। इसको क्या होना चाहिए था? आयनिक। लेकिन है क्या ये? कोवलेंट। क्या अलबेली याद आ रहा है? अलबेली के CBI क्या होंगे? कोवलेंट। ये CBI नहीं है, नहीं है। CBI का मतलब क्या बोला था? क्लोरीन नहीं में, क्लोराइड। अपनी इज्जत अपने हाथ में। इसको क्लोरीन नहीं बोलते, इसको क्या बोलते हैं? क्लोराइड। किसी समझदार व्यक्ति के सामने बोल दोगे बेइज्जती हो जाएगी, ठीक है ना? इसीलिए क्या बोलते हैं इसको? क्लोराइड। इसको क्या बोलते हैं? ब्रोमाइड। इसको क्या बोलते हैं? आयोडाइड। तो यहां पर अलबेली के क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड क्या होता है? कोवलेंट। यहां पर क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड नहीं दिया, यहां पर तो क्या दिया? फ्लोराइड। इस पर हमने कोई चर्चा अभी तक करी नहीं है। इसकी चर्चा मैंने बोला तो समय आने पे धीरे धीरे आपको बताया जाएगा, क्योंकि किसी का, इनमें से किसी का फ्लोराइड आयनिक होगा, किसी का फ्लोराइड कोवलेंट होगा। ध्यान सुन ले, बेरिलियम का फ्लोराइड कोवलेंट होता है। कैसा होता है? कोवलेंट। एक स्टेटमेंट आपको लिखा रहा हूं, एनसीईआरटी एस ब्लॉक का स्टेटमेंट है, लिख अभी ले रहे हैं, क्योंकि हमें आयनिक और कोवलेंट की जब भी बात आएगी तो यही पॉइंट जो एनसीईआरटी में दिए इन्हीं के आसपास घुमाएगा आपको। क्या पॉइंट है पहले मैं समझा दूं आपको, ध्यान सुनना बेटा। ग्रुप 2 के एलिमेंट कौन होते हैं? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। और इन सबके आप जब फ्लोराइड बनाओगे, क्लोराइड बनाओगे, ब्रोमाइड बनाओगे और आयोडाइड बनाओगे, हमें हमारे सिलेबस में जिन चीजों के बारे में पढ़ना है ना आगे, जैसे हमने हाइड्राइड्स पढ़े, ऑक्साइड्स पढ़े, हाइड्रो ऑक्साइड्स पढ़े, ये तीन तो आप पढ़ोगे ही पढ़ोगे ब्लॉक में, बार बार जो अपन ने पढ़ा था वो सब रिवाइज होगा बार बार। और इसके अलावा हमें हैलाइड्स के बारे में पढ़ना है हमारे सिलेबस में मेनली, हाइड्राइड्स, ऑक्साइड्स, हाइड्रो ऑक्साइड्स और हैलाइड। जब हम किसी भी एलिमेंट का रिएक्शन आगे जाके हाइड्रोजन से कराएंगे तो उसका हाइड्राइड बन जाएगा। फिर हाइड्राइड बना के फिर अपन वही करेंगे, इसका एसिडिक नेचर कैसा, इसका बेसिक नेचर कैसा, वही खेल खेलेंगे अपन वापस से। फिर अपन उसी एलिमेंट की रिएक्शन ऑक्सीजन से कराएंगे तो अपन उसका ऑक्साइड बना डालेंगे, ऑक्साइड बनाएंगे, फिर वही खेल खेलेंगे, इसका इधर से इधर एसिडिक कैसा हो रहा है, डाउन द ग्रुप जाने पर बेसिक कैसा हो रहा है, ये खेल खेला जाएगा। फिर अपन क्या बोलेंगे कि वाटर से रिएक्शन करा दिया तो क्या बन जाएगा? हाइड्रोक्साइड। और हाइड्रोक्साइड बन जाएगा तो फिर वही एसिडिक बेसिक का खेल खेलना चालू कर देंगे। और ऐसे ही आपको सिलेबस में बार बार पढ़ना होगा रिएक्शन विथ हेलोजन। जब कोई भी एलिमेंट हेलोजन से रिएक्शन करेगा तो अपना क्या बनाएगा? हैलाइड। अब हैलाइड चार तरह के बन पाएंगे, या तो फ्लोराइड बनेगा, या क्लोराइड बनेगा, या ब्रोमाइड बनेगा, या आयोडाइड बनेगा। और इसके बारे में फिर एनसीईआरटी ने वही लिख रखा है कि इसका ये आयनिक होता है, उसका वो, इसमें एसिडिक बेसिक नहीं पूछता, इसमें पूछता है ये आयनिक, वो कोवलेंट, ये ऐसा, ये वैसा, ये किसके जैसा, ये उसके जैसा, ऐसा बात चलेगा। तो मुझे बताओ एनसीईआरटी एस ब्लॉक के अंदर आपको क्या पॉइंट मिलने वाला, ध्यान सुनिएगा। अलबेली में ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एनसीईआरटी लिखता है कि बेरिलियम के जो सारे हैलाइड्स होते हैं ना, ये चारों, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ये कोवलेंट है। और बाकी जो हैलाइड्स है, इन सबके बाकी जो भी हैलाइड्स है वो सारे के सारे क्या है? आयनिक। तो एनसीईआरटी इसको कैसे लिखता है?
ऑल ग्रुप 2 हैलाइड्स आर आयनिक एक्सेप्ट बेरिलियम हैलाइड। ये लाइन है एनसीईआरटी की, ठीक है ना, स्टेटमेंट बोल दे रहा हूं, नोट बना के लिख लेना इसको भी। ये सब बातें आगे काम आएंगी, पर अभी से अपने दिमाग में रहें, क्योंकि हमें आयनिक और कोवेलेंट पे बात अभी से समझते हुए चलनी है, और अभी एक बार समझ लेंगे तो बार बार रिपीट हो जाएगा, तो अपने को याद हो जाएंगी चीजें। लिखेगा नोट बना के, ऑल ग्रुप 2 हैलाइड्स, ऑल ग्रुप 2 हैलाइड्स, all group 2 halides are ionic in nature, all group 2 halides are ionic in nature, all group 2 halides are ionic in nature except beryllium halides, except beryllium halides, except beryllium halides। मतलब बेरिलियम का कोई भी हेलाइड है, चाहे बेरिलियम का फ्लोराइड है, चाहे बेरिलियम का क्लोराइड है, चाहे बेरिलियम का ब्रोमाइड है, चाहे बेरिलियम का आयोडाइड है, वो क्या माना जाएगा? कोवेलेंट। अब इधर देखो मुझे, यहां पर ये जो थर्ड वाला केस हमने लिया है, क्या ये बेरिलियम का हेलाइड है कि नहीं है बेटा? है। बेरिलियम का कोई भी हेलाइड कभी भी दिख गया, उसको क्या मानना है? कोवेलेंट। क्या मानना है? कोवेलेंट। कोवेलेंट में ट्रांसफर होगा कि शेयरिंग होगा? शेयरिंग। अब शेयरिंग करवा दो, शेयरिंग करवाना अपने को आता है, उस हिसाब से सॉल्व कर लिया, इसको भी सॉल्व कर लिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इधर देखो, नॉन मेटल कोवेलेंट, नॉन मेटल कोवेलेंट, एसएन मेटल है, टिन, टिन इज मेटल, मेटल नॉन मेटल का बॉन्ड क्या होना चाहिए था? पर ये भी क्या है? कोवेलेंट। इसके लिए हम हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे आगे, SnCl2 का वी शेप आता है, बेंड शेप आता है, जिसका भी किसी का भी आप हाइब्रिडाइजेशन पढ़ लो, समझ जाना वो कोवेलेंट है। क्या बात समझ में आ गई? जिसका भी हम हाइब्रिडाइजेशन निकाल दें पूरे सिलेबस में, समझ जाइएगा वो क्या है बेटा? कोवेलेंट। क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन जो निकलता है वो डायरेक्शनल बॉन्ड्स का निकलता है, और कोवेलेंट बॉन्ड ही डायरेक्शनल बॉन्ड होता है, आयनिक बॉन्ड्स आर नॉन डायरेक्शनल। खैर, यहां पर भी नॉन मेटल कोवेलेंट है, तो ये सारी बातें हम लोगों ने करी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लिखेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, क्वेश्चन डिक्टेट कर दे रहा हूं, लिख लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन इज एन ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल, which of the following oxide of nitrogen is an odd electron molecule, which of the following oxide of nitrogen is an odd electron molecule। क्वेश्चन तो पूरा कर लेंगे बेटे। पहला ऑप्शन NO2, अगला ऑप्शन N2O4, अगला ऑप्शन N2O3, लास्ट ऑप्शन N2O5। बिल्कुल सही है आपका आंसर, ठीक है, परफेक्ट। करेक्ट आंसर कौन सा है बेटा? फर्स्ट है ना, NO2। अभी हम लोगों ने जब कल डिस्कशन किया था तो एग्जांपल में हमने NO2 ही लिया था, और NO2 और ClO3 दोनों के बेसिस पे बात करी थी। फिर भी आप चाहें तो एक बार इलेक्ट्रॉन की काउंटिंग जरूर कर लें, कभी भी दिखावों पे नहीं आना। अपने को जो चीज पता है वो ऑप्शन अपने को पहले ही टंगा के दिया गया है ना, और अपन उसको देख के सॉल्व कर जाएंगे, हो सकता है आगे खेल छुपाओ, ठीक है। तो इसीलिए कभी भरोसा ना करें, इसीलिए सॉल्व कर ले एक बार, लॉजिक से सॉल्व करें हमेशा। कभी भी डायरेक्ट आंसर देने की कोशिश करें ना, आपको कितना भी आता हो, ये बात हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि हो सकता है एक आध क्वेश्चन कोई ना कोई ऐसा आ जाता है जिसमें अपन डायरेक्ट सॉल्व करने के चक्कर में कई बार गलती कर जाते हैं, और इसीलिए हमेशा एक बार सॉल्व करके देख लें। खैर, यहां पर जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर क्लियरली 1 ही मिलने वाला है, तो वो आप सॉल्व करके भी देखेंगे तो वही आएगा, पर हमेशा सॉल्व जरूर करें, पैटर्न को फॉलो करें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन बोल रहा हूं, लिखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड follows octet rule, which of the following compound follows octet rule? Which of the following compound follows octet rule? ऑप्शन 6 आपके सामने लिखे हुए हैं, 4 ऑप्शन क्लियर है, 5वां ऑप्शन ऑल ऑफ दीज, छठा ऑप्शन नन ऑफ दीज। क्या आंसर आएगा बेटा इसका?
अच्छा, नन ऑफ दिस क्यों हुआ? कारण बताइए। आपने, मैं वही बात समझा रहा हूं आपको, है ना। आप लोगों को कभी समझ ही नहीं आएगा एग्जाम में। आप लोग क्या है, आप लोगों को पहले हमेशा ये डिसाइड करना है कि बॉन्ड कौन सा है। आपको अभी तक मैंने सारे जो केसेस कराए वो शेयरिंग 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 करा दिया आपने, इसमें भी शेयरिंग लगा दिया, शेयरिंग लगा दिया, खेल खत्म। हमेशा आपको ये चीजें बहुत सिंपल लगती है, क्योंकि सारा खेल वही है कि आपको जैसे क्वेश्चन दिखेंगे वैसे ही सोचोगे। खेल एक ही क्वेश्चन में होता है एग्जाम में, और वो एक क्वेश्चन ऐसा भारी पड़ेगा ना आपको कि आपको एक साल पूरी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी बेटा उसकी वजह से। तो टेक द थिंग सीरियसली, ये बात समझ लो, जितनी जल्दी समझ लोगे उतनी जल्दी सिलेक्शन हो जाएगा। बेटा आपने यहाँ शेयरिंग कर दी, आपने शेयरिंग के हिसाब से क्या सोचा? एल्यूमिनियम के पास वैलेंस शेल में 3 है, फ्लोरीन 3 इलेक्ट्रॉन देगा। एल्यूमिनियम के पास 3 है, क्लोरीन 3 इलेक्ट्रॉन देगा। एल्यूमिनियम के पास 3 है, ब्रोमीन 3 देगा। आयोडीन के पास, और ये 3 3 6 बना दिया आपने। आपके हिसाब से सारे क्या हो गए? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। यही करा। तो ये आंसर आपका आपका क्या आ रहा है? नन ऑफ दिस। बेटा पहले ये तो पहचानो कि शेयरिंग होनी है कि ट्रांसफर होना है। अगर आप शेयरिंग और ट्रांसफर का अंतर ही नहीं पहचान पाओगे, मैं इसीलिए कह रहा हूँ इस चैप्टर में जब आप पढ़ते हो ना, चीजें बहुत सिंपल लगेंगी आपको। दिक्कत चालू होगी चैप्टर खत्म होने के बाद, और वो दिक्कत मैंने आपको पहले दिन बता दी कि बच्चे को दिक्कत ये आती कौन सा कंपाउंड आयनिक है और कौन सा कंपाउंड कोवेलेंट है, बच्चा जज ही नहीं कर पाता। सबसे पहली चीज जो आपको इस पूरे चैप्टर में सीखनी है, उसी पे मैं फोकस कर रहा हूँ। मैं कल से जो इतनी बार बोल रहा हूँ शेयरिंग कराना है, नॉन मेटल, ये ऐसे ही नहीं बोला जा रहा है। हर चीज के पीछे कुछ लॉजिक है, क्यों आपको ये चीजें इतनी बार बताई जा रही है, ताकि ये दिमाग में फीड हो जाए। और ये फीड करना बहुत जरूरी है, वरना आप गलती करके आएंगे। मुझे बताइए ये मेटल है कि नॉन मेटल है? बेटा मेटल। और ये क्या है? नॉन मेटल। मेटल नॉन मेटल, मेटल नॉन मेटल, मेटल नॉन मेटल। मेटल नॉन मेटल का बॉन्ड कोवेलेंट होता है या आयनिक होता है? आयनिक। लेकिन क्या ये अलबेली भी है? और अलबेली के सीबीआई क्या होते हैं? तो अलबेली के सी बी आई कोवेलेंट है। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला आपको कि इनके फ्लोराइड्स के बारे में कोई चीज स्पेसिफिक नहीं है। मैंने आपको बताया बेरिलियम का फ्लोराइड कैसा निकला? कोवेलेंट। लेकिन इन दोनों के फ्लोराइड्स आयनिक है। इन दोनों के फ्लोराइड्स आयनिक है। AlF3 का नेचर कैसा है बेटा? आयनिक नेचर है, जो कि उसका होना भी चाहिए। मेटल नॉन मेटल का बॉन्ड कैसा होना चाहिए? आयनिक। तो ये जो कंपाउंड है ना, दिस कंपाउंड इज आयनिक, रेस्ट ऑल 3 कंपाउंड्स आर कोवेलेंट। तो बेटा कोवेलेंट में ये जो आपने शेयरिंग लगाई ये सही है, कोवेलेंट के हिसाब से ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होगा? शेयरिंग होगा। तो इसके पास 6, इसके पास 6 और इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन पहले वाला जो केस है ना, उसमें आपने जो शेयरिंग लगा दिया 3+3, ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ये कंपाउंड आयनिक है, यहां पर शेयरिंग नहीं होगा, यहां पर क्या होगा? ट्रांसफर। बेटा आयनिक कंपाउंड में आपको ये समझ में आना चाहिए कि आयंस की वजह से बनता है। तो क्या आप AlF3 को आयंस में ब्रेक कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? बेटा कर सकते हैं। और इतना तो आपने जूनियर क्लासेस में ही पढ़ा होता है कि इसके अंदर जो आयंस होते हैं, इसका नाम क्या है? एल्यूमिनियम फ्लोराइड। तो इसके अंदर एल्यूमिनियम आयन है और फ्लोराइड आयन है। एल्यूमिनियम आयन होता है Al+3 और फ्लोराइड आयन होता है बेटा F-। और 9th क्लास में सीखते थे कि ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कौन बन जाएगा? AlF3। अब मुझे बताइए एल्यूमिनियम+3 का जब आप कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो क्या 2,8 आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। क्या इसके आउटर मोस्ट शेल में ऑक्टेट पूरा है कि नहीं है? बेटा है। मतलब क्या एल्यूमिनियम ऑक्टेट उनको फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है। बताइए फ्लोराइड भी तो, ये दोनों ही आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, 10 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है, दोनों का कॉन्फ़िगरेशन 2,8 आएगा। ये भी ऑक्टेट फॉलो कर रहा है, ये भी ऑक्टेट फॉलो कर रहा है। मतलब ये कंपाउंड ऑक्टेट रूल को वायलेट कर रहा है या ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहा है? बेटा फॉलो कर रहा है। और इसीलिए आंसर कौन हो जाएगा? AlF3। तो ध्यान रखना AlF3 का नेचर कैसा है बेटा? आयनिक। और इसीलिए जब भी आयनिक आएगा तो आयंस के हिसाब से काउंटिंग होगी कि ऑक्टेट है या नहीं है। और अगर कोवेलेंट होता है तो शेयरिंग के हिसाब से काउंट होगी कि कोवेलेंट मतलब ऑक्टेट रूल फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इस पे और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। अभी तक हम लोगों ने ऑक्टेट रूल से रिलेटेड हाइपरवेलेंट, हाइपोवेलेंट, ऑक्टेट रूल फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा है, उस टाइप के क्वेश्चन देखे। अब आते हैं पैरा और डायामैग्नेटिक के क्वेश्चंस पर कि कैसे क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं। क्वेश्चन बोल रहा हूं, लिखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज which of the following species is diamagnetic in nature? Which of the following species is diamagnetic in nature?
चार ऑप्शंस आपके सामने लिखे हुए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज इज डायामैग्नेटिक इन नेचर। बेटा जब भी पैरा और डाई का क्वेश्चन है, एक बात दिमाग में फिट कर लें, जब भी पैरा या डाई का क्वेश्चन है, सबसे पहला काम आपको क्या करना है, ऑड इलेक्ट्रॉन या इवन इलेक्ट्रॉन ढूंढना है। ये बिल्कुल दिमाग में फिट कर लो, क्योंकि पैरा और डाया पूरे सिलेबस में आपके साथ चलेगा। तो आपको जब भी पैरा डाया का नाम दिख जाए, सबसे पहला काम क्या करें, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है या इवन इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है, उस पर काम करें। सबके लिए काउंट कर लीजिए, ऑड है, इवन है, क्या है, तो उससे आपको मैक्सिमम टाइम 90% ऑफ द टाइम आपका क्वेश्चन वही सॉल्व हो जाता है, ऑड और इवन को देखकर। क्या आपको समझ में आ रहा है? यहां पर आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा, सी, क्योंकि ये कैसा है बेटा, ऑड इलेक्ट्रॉन, ये भी कैसा है बेटा, ऑड इलेक्ट्रॉन, ये भी कैसा है बेटा, ऑड इलेक्ट्रॉन। ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज आर ऑलवेज पैरामैग्नेटिक। तो अगर तीनों पैरामैग्नेटिक है तो इसको जवाब देखोगे तो ये इवन इलेक्ट्रॉन है। अब इवन वाला ये नहीं कि हमेशा डाया हो, इवन वाला पैरा भी हो सकता है और इवन वाला डाया भी हो सकता है, लेकिन अब आपको एक तो आंसर हो गई, बाकी तीनों पैरा है तो ऑब्वियसली ये डाया होगा ही होगा, तो इसमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, लिखिएगा, which of the following species is paramagnetic? Which of the following species is paramagnetic? Which of the following species is paramagnetic? जब भी पैरा डाया का क्वेश्चन है, सबसे पहला काम क्या करना है बेटा, ऑड इलेक्ट्रॉन और इवन इलेक्ट्रॉन पे पहुंच जाना है। ऑड इलेक्ट्रॉन और इवन इलेक्ट्रॉन पहचानिए, 95% ऑफ द टाइम आपका क्वेश्चन वही सॉल्व हो जाएगा। फिर उसके बाद जो ट्रिकी क्वेश्चन बन सकते हैं, हालांकि कभी एग्जाम में वैसे क्वेश्चन आए नहीं है, लेकिन जो बनाए जा सकते हैं उसकी प्रैक्टिस जरूर करेंगे अपन, कि कभी आ जाए उटपटांग क्वेश्चन तो कैसे क्या अप्रोच रखेंगे। पहुंच गए बेटा आंसर तक, है ना? ये आपको क्या मिल रहा है, ऑड इलेक्ट्रॉन, और बाकी सब क्या है बेटा, इवन इलेक्ट्रॉन। ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज आर ऑलवेज पैरामैग्नेटिक। एक आंसर तो होगा ही होगा, और क्लियर है कि अगर ऑड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है तो सीधे सीधे उसको टिक कर दीजिए, वही पैरामैग्नेटिक होगा डेफिनेटली। और उनके अलावा उनमें से कोई और हुआ तो बोनस, तो बोनस हो ही जाएगा, फिर तो सोचना ही नहीं है। तो इसीलिए ऑड दिखा टिक कर दो, पैरामैग्नेटिक पूछा है, ऑड दिख रहा है टिक करके आ जाओ, कुछ भी नहीं देखना। अगर उनमें से भी कोई होगा तो बोनस मिल ही जाएगा, फिर तो कोई बात ही नहीं बचती। ठीक है, आगे बात करते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लिखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज, which of the following species is paramagnetic? Which of the following species is paramagnetic? ठीक है, अब ये ऐसे क्वेश्चन है जो थोड़े ट्रिकी टाइप के हो सकते हैं। इसमें अगर आप ऑड और इवन निकालने जाएंगे तो उससे आपका आंसर नहीं आएगा। क्या बात समझ आ रही है? आप इसमें सबके इलेक्ट्रॉन काउंट करो, सबके इलेक्ट्रॉन आपको कैसे मिलेंगे, इवन। अगर ऑड होता तो मैं डायरेक्ट टिक कर देता कि भाई ऑड वाला तो पैरा होगा ही होगा, लेकिन अब सब इवन है। अब सब इवन है तो इवन वाला पैरा भी हो सकता है और इवन वाला डाया भी हो सकता है। अब आपको चेक करना पड़ेगा। अब चेक करने के लिए आपको कॉन्फिगरेशन लिखनी आनी चाहिए। मुझे बताइए, क्या इसका आंसर सी होगा कि नहीं होगा बेटा? होगा। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 है। जब आप इसका कॉन्फिगरेशन लिखोगे तो बताइए, मैग्नीशियम का कॉन्फिगरेशन आ जाएगा नियॉन 3s2। 3s2 मतलब एस में एक ही डब्बा होता है, और एक डब्बे में कितने इलेक्ट्रॉन भरे? 2। तो वो कैसे होंगे बेटा? पेयर्ड होंगे। मतलब ये कैसा है? डाया। पूरी कॉन्फिगरेशन लिख लेना आप चाहो तो, 1s2 2s2 2p6 3s2। 1s2 2s2 2p6 को मैंने क्या लिख दिया बेटा? नियॉन। और उसको डब्बे बना के भरते जाना, डब्बे में सारे इलेक्ट्रॉन कैसे मिलेंगे? पेयर्ड। नियॉन पे आइए, नियॉन तो इनर्ट गैस है, इनर्ट गैस तो वैसे ही ऑक्टेट पूरा, मतलब कैसा होगा बेटा? डाया ही होगा, उसमें सोचना ही नहीं है। ऑक्सीजन पे आइए, अभी आज ही बताया था, तो ऑक्सीजन का कॉन्फिगरेशन होता है 1s2 2s2 2p4। तो 2s2 तो भरा हुआ होगा, और 2p4 में आपको मिलेंगे 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो कैसा होगा? पैरा। और CCl4 की कहानी आपको पता ही है। CCl4 में क्या होगा बेटा? कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, और वो चारों इलेक्ट्रॉन ने क्लोरीन से क्या कर लिया बेटा? पेयरिंग कर ली है। तो इसके पास भी कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो इसका मतलब है आपके पास एक ही अनपेयर्ड है, और वो कौन है बेटा? ऑक्सीजन वाला केस। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, लिखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग is diamagnetic in nature?
विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायामैग्नेटिक इन नेचर? विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायामैग्नेटिक इन नेचर? करेक्ट आंसर फोर्थ हो जाएगा, बिल्कुल सही है भाई। वो मैग्नीशियम अपन ने उधर समझा ही है, मैग्नीशियम डाया यूसी ग्रुप का है, बेटा मांगे कार स्कूटर, तो पूरे ग्रुप की कॉन्फ़िगरेशन सेम ही रहने वाली है। ये डाया आएगा, इसके पास भी अनपेड है, कार्बन के पास सिलिकॉन और कार्बन एक ही ग्रुप के, कार्बन सिलिकॉन के पास दोनों के पास अनपेड होंगे। आप कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 2p2, 2p2 में दोनों अनपेड होंगे, 3p2 में अनपेड होंगे। सल्फर ऑक्सीजन ग्रुप का मेंबर है, ऑक्सीजन के पास जैसे अनपेड है वैसे सल्फर के पास भी अनपेड है। और अगला ऑप्शन बेरिलियम, सारे पेयर्ड होंगे और इसलिए क्या हो जाएगा डाया। तो ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछ सकता है पैरा डाया। हालांकि ये जो दो क्वेश्चन मैंने लास्ट में कराए हैं, ऐसे क्वेश्चन आज तक कभी एग्जाम में आए नहीं है, पर आ सकते हैं। आपको जनरली जो क्वेश्चन मिलेगा वो फर्स्ट और सेकंड पैटर्न का मिलेगा कि आपसे अगर पैरा पूछा है तो 4 ऑप्शन में से 3 तो इवन देगा और 1 ऑड देगा, और पैरा पूछेगा तो आपको ऑड वाले को टिक करके आ जाना है। और अगर डाया पूछेगा तो 3 आपको ऑड देगा और 1 इवन देगा, तो तीनों ऑड पैरा हो जाएंगे और डाया पूछा जाएगा तो डाया आप टिक करके आएंगे। मोस्टली ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि बच्चा सॉल्व कर ले, पर ऐसे बना दे तो भी हमें सॉल्व करने का तरीका पता होना चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ेंगे, अगली हेडिंग डालेंगे कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में बात कर रहे हैं। कोवेलेंट बॉन्ड क्या है क्या नहीं है उस पर आइए बात करते हैं और उसको आइए समझते हैं। सबसे पहली कंडीशन जो बता रहा हूं वो समझिएगा बेटा। हम लोगों ने अभी केमिकल बॉन्डिंग में सबसे पहले ये पढ़ा कि मैंने आपको बताया था कि इसमें अलग अलग थ्योरीज आती है और उन थ्योरीज में ये बताया जाएगा कोई थ्योरी कुछ दिन तक चलेगी, फिर नई थ्योरी आएगी, फिर नई थ्योरी आएगी। सबसे पहली थ्योरी हमने क्या पढ़ी बेटा? लुईस ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल ने क्या बोला कि भाई बॉन्डिंग में, बॉन्डिंग क्यों करता है कोई एटम? ऑक्टेट पूरा करने के लिए। ऑक्टेट पूरा करने के लिए उसके पास क्या क्या हथियार थे? या तो शेयरिंग कर सकता था या ट्रांसफर कर सकता था। शेयरिंग करा तो कौन सा बॉन्ड बनेगा? कोवेलेंट। ट्रांसफर करा तो क्या बनेगा? आयनिक। पर इससे कुछ कंपाउंड तो डिस्कस हो गए या उनके बारे में एक्सप्लेनेशन आ गया, लेकिन जैसे जैसे साइंस आगे बढ़ा तो हाइपर वैलेंट, हाइपोवैलेंट, ऑड इलेक्ट्रॉन, ऐसे कई मॉलिक्यूल आ गए जिनमें ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं हो रहा था, फिर भी उनके अंदर कोवेलेंट बॉन्ड था। आप देखिए ये जितने भी एग्जांपल्स हैं, जैसे NO ऑड इलेक्ट्रॉन है जिसमें ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं होगा, लेकिन फिर भी क्या नॉन मेटल का बॉन्ड आयनिक होगा या कोवेलेंट होगा? कोवेलेंट होगा। तो इसमें ऑक्टेट नहीं फॉलो हो रहा है, फिर भी इन्होंने शेयरिंग करी। तो ऐसा क्या कारण है कि ऑक्टेट थ्योरी तो ये बोलती थी कि ऑक्टेट के लिए शेयरिंग करा है, लेकिन ऑक्टेट नहीं है फिर भी शेयरिंग कर रहे हैं, तो कुछ और कारण रहा होगा। एक्चुअल में शेयरिंग होने का कारण ऑक्टेट नहीं होता है, शेयरिंग होने का कारण होता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग। क्या कारण होता है? कभी भी कोवेलेंट बॉन्ड जो बनता है ना, ऑक्टेट थ्योरी ऐसा बोलता था कि कोवेलेंट बॉन्ड में जो शेयरिंग होती है वो क्यों होती है? ऑक्टेट पूरा करने के लिए। पर जो कंक्लूजन अभी हम निकालेंगे वो क्या है, मैं पहले से आपको रिजल्ट बता देता हूं ताकि हमारे लिए फटाफट काम हो जाए। कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कभी भी ऑक्टेट पूरा करने के लिए नहीं होता है। कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग के लिए। जैसे मान लीजिए किसी के पास भी कोई अनपेयर्ड है ना, जैसे इधर देखो ऑक्सीजन के पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं? 2। इसीलिए तो ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है। दो बॉन्ड बनाता है। कभी भी कोवेलेंट बॉन्ड का जो फॉर्मेशन होता है, कोवेलेंट बॉन्ड में जो शेयरिंग होती है, वो शेयरिंग क्यों होती है? ऑक्टेट पूरा करने के लिए होती है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो होती है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग के लिए। इसको और एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए मैंने यहां पर कहीं पे, चलो मान लो PCl5 की बात करिए रहा। फॉस्फोरस की जब आप कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो, फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 है, इसका कॉन्फ़िगरेशन आता है 3s2 3p3। 3s2 3p3 की अगर मैं बात करूं तो बेटा इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है। अभी ये ग्राउंड स्टेट है इसका। मुझे बताइए ग्राउंड स्टेट में इसके पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है या नहीं है बेटा? है। जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना, उसकी पेयरिंग के लिए क्या बनाएगा बेटा? कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। मतलब ये अभी कितने कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा? 3। क्या आपने PS3, PCl3, PF3 ऐसे नाम कभी सुने हुए हैं? हाँ, वो इसीलिए बने थे। वो सब क्यों बने? क्योंकि 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, 3 अनपेयर्ड की पेयरिंग के लिए 3 बॉन्ड बनाने थे। पर इसके पास d ऑर्बिटल भी होता है, थर्ड पीरियड है ये अपना एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट करके यहां पहुंचा देगा। जब एक्साइट करके यहां पहुंचा देगा तो बताइए कितने अनपेयर्ड हो गए? 5। अब 5 अगर बॉन्ड बनाएगा तो 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे।
हर बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं ना शेयरिंग में, एक इसका एक इसका। तो अगर 5 बॉन्ड बनाएगा तो कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 10। तो 10 बनाएंगे तो ऑक्टेट रूल की तो धज्जियां उड़ा दी इसने। तो ऑक्टेट रूल के हिसाब से तो इसको ये कारनामा नहीं करना चाहिए था, फिर भी ये कारनामा करता है। PCl5 बनाता है, PF5 बनाता है। क्यों बनाता है? क्योंकि इसको तो अपने अनपेयर्ड की पेयरिंग करनी है। कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कभी भी ऑक्टेट पूरा करने के लिए नहीं होता। क्यों होता है? ऑक्टेट के लिए नहीं, अनपेयर्ड की पेयरिंग के लिए। हाँ, अनपेयर्ड की पेयरिंग करते हुए ऑक्टेट से कम रह जाए तो भी अच्छा है। उसको क्या मतलब है ऑक्टेट से? उसको तो अनपेयर्ड की पेयरिंग करनी। मान लो 2 अनपेयर्ड है तो 2 ही तो पेयरिंग करेगा, और 2 ही पेयरिंग करेगा तो कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 4। ऐसे को बोलेगा अपन हाइपोवेलेंट। मान लो 4 अनपेयर्ड है, 4 पेयरिंग करेगा, 4 पेयरिंग करेगा तो 2 2 2 2 कितने हो जाएगा? ऑक्टेट फॉलो कर जाएगा। और अगर 4 से ज्यादा अनपेयर्ड है तो हाइपरवेलेंट या एक्सपांडेड ऑक्टेट बन जाएगा। कभी भी इसको ऑक्टेट से कोई लेना देना नहीं है। पेयरिंग करवाते वक्त ऑक्टेट पूरा हो जाए तो अच्छी बात है, और ऑक्टेट ना फॉलो हो तो और भी अच्छी बात है, इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता उससे। ठीक है। अच्छा, अनपेयर्ड की पेयरिंग करना क्यों जरूरी? क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रॉन अकेला रहना ही नहीं चाहता। दुनिया में जो भी आया इलेक्ट्रॉन सब पेयरिंग करने पे टिके हुए हैं। ठीक है ना? पेयरिंग करना है, क्योंकि अकेला इलेक्ट्रॉन है तो उसका स्पिन कैंसल कैसे होगा? जब उसकी क्या हो जाएगी बेटा? पेयरिंग। और इसीलिए सारा खेल किसका चलता है बेटा? पेयरिंग का। आइए स्टार्ट करेंगे कोवेलेंट बॉन्ड। डेफिनेशन बोल रहा हूं, सबसे पहले लिखिएगा। द केमिकल बॉन्ड फॉर्म्ड बाय the chemical bond formed by equal sharing of electrons between two atoms, इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन 2 एटम्स। तो ऐसा केमिकल बॉन्ड जो इक्वल शेयरिंग से बनता है, इक्वल कंट्रीब्यूशन से बनता है, या म्यूचुअल शेयरिंग से बनता है, उसे क्या बोला जाता है बेटा? कोवेलेंट बॉन्ड। एक बात ध्यान रखना, ये कोवेलेंट बॉन्ड क्यों बना है? पेयर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए बना है या अनपेयर्ड की पेयरिंग के लिए बना है? अनपेयर्ड की पेयरिंग। इसका मतलब है यहां पर जिन इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी ना, वो अनपेयर्ड वाले होंगे। कौन से होंगे? अनपेयर्ड, क्योंकि उन्हीं के लिए बॉन्ड बन रहा है। आइए इसके ऊपर और डिटेल में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले यहां पर मैं आपको कुछ कंडीशन समझा रहा हूं, वो कंडीशन क्या है ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम हाइड्रोजन ले रहे हैं, दूसरा एग्जांपल हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, और तीसरा एग्जांपल हम नाइट्रोजन ले रहे हैं। ठीक है ना? फटाफट समझते जाते हैं। पहले मैं आपको ऑक्टेट थ्योरी की कहानी समझा रहा हूं कि ऑक्टेट इनकी बॉन्डिंग को कैसे समझाता था, और फिर ऑक्टेट जब डिस्कार्ड हो गया तो उसके बाद फिर इसकी बॉन्डिंग को किससे समझाया गया? अनपेयर्ड की पेयरिंग से समझाया गया। आइए उस पर बात करते हैं। बेटा हाइड्रोजन मुझे बताइए मेटल है कि नॉन मेटल है? नॉन मेटल। दूसरा हाइड्रोजन भी क्या है बेटा? नॉन मेटल। नॉन मेटल का बॉन्ड आई नहीं क्या? कोवेलेंट। कोवेलेंट। मुझे बताइए ऑक्सीजन नॉन मेटल है, ऑक्सीजन नॉन मेटल है, नॉन मेटल का बॉन्ड कैसा होगा? कोवेलेंट। मुझे बताइए यहाँ पर नाइट्रोजन नॉन मेटल है, नाइट्रोजन नॉन मेटल है, नॉन मेटल का बॉन्ड कैसा होगा? कोवेलेंट। कोवेलेंट बॉन्ड क्यों बनता है? ट्रांसफर से बनता है या शेयरिंग से बनता है? शेयरिंग। हाइड्रोजन का कॉन्फिगरेशन होता है 1s1, एक इलेक्ट्रॉन है इसके पास और एक इलेक्ट्रॉन है इसके पास, दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ग्रुप नंबर 16। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। और बेटा नाइट्रोजन ग्रुप 15 का मेंबर है, तो इसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन और इसके वैलेंस शेल में भी 5 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है। अब पहले ऑक्टेट रूल से समझते हैं। ऑक्टेट रूल क्या बोलता था कि इनको बॉन्डिंग जो करनी है, शेयरिंग करनी है या ट्रांसफर करना है, जो भी करना है, वो क्यों करना है? ऑक्टेट पूरा करने के लिए। क्या हाइड्रोजन कभी ऑक्टेट पूरा कर सकता है? नहीं। हाइड्रोजन क्या पूरा करता है? ड्यूप्लेट। ड्यूप्लेट में इस हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन पहले ही है और एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए, और वो भी कैसे चाहिए? शेयरिंग से। भैया ऐसा थोड़ी कि इसको ट्रांसफर कर देगा, ट्रांसफर कर देगा तो खुद भिखारी हो जाएगा ना, ऐसा नहीं करना है काम। तो अब मुझे बताइए इसको कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? एक। इसको भी चाहिए एक। दोनों अपने एक एक इलेक्ट्रॉन आमने सामने रख के शेयर कर देंगे। शेयर कर देंगे तो ये और ये इस तरह से बॉन्डिंग करेंगे। मुझे बताइए हाइड्रोजन में जो इलेक्ट्रॉन शेयर हुए, क्या एक पेयर की शेयरिंग हो रही है? हाँ। और जितने पेयर की शेयरिंग होती है वैसा ही क्या बन जाता है? बॉन्ड। मतलब यहां पर क्या बन जाएगा बेटा? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसे ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2। इसे भी चाहिए 2। तो ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन इसको देगा शेयर करने के लिए, और ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन इसको देगा शेयर करने के लिए, ताकि ऑक्टेट क्या हो जाए? पूरा। तो इसने 2 यहां रख दिए, इसने 2 यहां रख दिए, तो इसके 2 इलेक्ट्रॉन इसके कब्जे में भी आ जाएंगे और इसके 2 इलेक्ट्रॉन इसके कब्जे में भी आ जाएंगे। अब दोनों के सर्कल को जब आप देखोगे तो उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे। जैसे इस ऑक्सीजन का जो सर्कल है उसमें काउंटिंग करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8, और सेम हियर। बेटा इसमें कितने पेयर की शेयरिंग हो रही है? 2 पेयर की शेयरिंग हो रही है। मतलब ऑक्सीजन का क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड। ये सब 9 10 की पढ़ी हुई बातें हैं, तो इसमें ज्यादा अपन टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है ना? अब आगे बढ़ते हैं। यहां पर
इसको ऑक्टेट के लिए 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसे भी 3 चाहिए, तो इसने अपने 3 उसको दिए शेयर करने के लिए, इसने अपने 3 इसको दिए शेयर करने के लिए। तो बेटा इसके 3 लेकर इसका ऑक्टेट पूरा, और सिमिलरली इसके 3 को शेयर करके इसका ऑक्टेट पूरा। यहां पर नाइट्रोजन नाइट्रोजन में कितने पेयर की शेयरिंग हो रही है? 3। तो कैसा बॉन्ड बन जाएगा बेटा? ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा। अब ये तो ऑक्टेट ने समझाया था, लीविस थ्योरी ने समझाया था। इसने एक बॉन्ड क्यों बनाया? क्योंकि डुप्लेट पूरा हो जाता है। इसने 2 बॉन्ड क्यों बनाए? क्योंकि ऑक्टेट पूरा हो जाता है। इसने 3 बॉन्ड क्यों बनाए? क्योंकि ऑक्टेट पूरा हो जाता है। क्योंकि लीविस थ्योरी तो ऑक्टेट पे बेस्ड थी और उसने इसको समझा दिया। लेकिन अब इसके बाद जो वो PCl5, BCl3, NO2, वो उठपटांग वाले जो एक्सेप्शन टू ऑक्टेट रूल वाले मॉलिक्यूल आए, उनको वो ऑक्टेट से समझा ही नहीं पाया। जब समझा नहीं पाया तो समझ में आ गया कि ऑक्टेट रूल फर्जीवाड़ा है। फिर फर्जीवाड़ा है तो इसको कैसे सही से समझा दिया? तो इसको समझाने के लिए फिर फर्जीवाड़े के अलावा सही तरीका क्या है, उसके पीछे लॉजिक ढूंढा गया। वो लॉजिक क्या निकल के आया? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। आइए देखते हैं उसको कैसे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आया। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है? 1। बेटा इसका जब आप कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा? 1s1। मुझे बताइए 1s1 की अगर बात करते हैं तो 1s में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। और बेटा अगर 1 इलेक्ट्रॉन है तो बताइए ये पेयर्ड है या अनपेयर्ड है? अनपेयर्ड। कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कभी भी ऑक्टेट कंप्लीशन के लिए नहीं होगा। किस लिए होगा? अनपेयर्ड की पेयरिंग के लिए। अगर इसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो इसको उसकी पेयरिंग कराने के लिए एक कोवैलेंट बॉन्ड बनाना पड़ेगा। और इसलिए हाइड्रोजन कैसा बॉन्ड बनाता है? एक बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। हाइड्रोजन जब भी आएगा कैसा बॉन्ड बनाएगा? एक ही बॉन्ड बनाएगा। मुझे बताइए ऑक्सीजन के ऊपर बात करते हैं। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो कॉन्फ़िगरेशन आएगा बेटा 1s2 2s2 2p4। मुझे बताइए बॉन्डिंग में हमेशा कौन पार्टिसिपेट करता है? आउटर मोस्ट शेल। तो आउटर मोस्ट शेल के लिए हम डब्बे वाला डायग्राम बनाएंगे। बेटा जब इसके लिए डब्बे वाला डायग्राम बनाएंगे तो ये 2s2 और यहाँ 1 2 3 और 4, ये आ गया 2s, ये आ गया 2p। बेटा क्या 2p के अंदर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं हमें? तो हाँ, जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उनकी पेयरिंग के लिए उतने ही क्या बनाएगा बेटा? कोवैलेंट बॉन्ड। मतलब ऑक्सीजन कितने कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा? 2 कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा। बेटा 2 कोवैलेंट बॉन्ड बनाता हुआ दिख रहा है क्या ऑक्सीजन? बिल्कुल दिख रहा है। तो इसको ऑक्टेट के अलावा भी हम लोग समझ सकते हैं। अच्छा 2 कोवैलेंट बॉन्ड लिखा है मैंने, एक बात समझ लेना। मैंने यहां क्या लिखा है? 2 कोवैलेंट बॉन्ड। मैंने ये नहीं लिखा है डबल बॉन्ड। देयर इज अ डिफरेंस। मैंने डबल बॉन्ड नहीं लिखा है, मैंने क्या लिखा है? 2 कोवैलेंट बॉन्ड। 2 कोवैलेंट बॉन्ड बनाने के 2 तरीके हो सकते हैं। पहला, या तो एक डबल बॉन्ड बना ले और या 2 सिंगल बना ले। बनाने कितने बॉन्ड है? 2। वो डिपेंड करेगा कि डबल बॉन्ड बना के पूरा करता है या 2 सिंगल बॉन्ड बना के पूरा करता है। बनाने 2 बॉन्ड है। यहां पर आइए नाइट्रोजन की बात करते हैं। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है बेटा? 7। कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाता है? 1s2 2s2 2p3। बॉन्डिंग में कौन पार्टिसिपेट करेगा बेटा? आउटर मोस्ट शेल। अच्छा आउटर मोस्ट शेल अगर बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है तो बेटा यहां पर आ गया 2s और यहां पर आ गया बेटा 2p। मुझे बताइए 2s में कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं आपको? 2। ठीक है। और 2p में कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं बेटा? 3। ये जो 3 इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहे हैं इसके बारे में बात करते हैं। तो मुझे बताइए ये 3 अनपेयर्ड है या नहीं है बेटा? है। और जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उतने ही क्या बनेंगे बेटा? कोवैलेंट बॉन्ड बनेंगे। मतलब ये कितने कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा? 3 कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा। 3 कोवैलेंट बॉन्ड बनाने का मतलब क्या हो गया? 3 तरीकों से बन सकता है। या तो एक ट्रिपल बॉन्ड बना ले, इसमें भी 3 बॉन्ड हो जाएंगे। एक डबल के साथ एक सिंगल बना ले, इसमें भी 3 बॉन्ड बन जाएंगे। या 3 सिंगल 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 बॉन्ड बना ले, वैसे भी हो सकता है। तो यहां से हमने कंक्लूजन क्या निकाला कि कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन ऑक्टेट ड्यूप्लेट के लिए नहीं होता है। क्यों होता है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग के लिए। इसको छापिए फटाफट, फिर आगे इस पे स्टेटमेंट लिखते हैं। 3 मिनट का समय है, तूफानी रफ्तार से लिखिएगा।
लास्ट 30 सेकेंड्स। कल उस पर टेलीग्राम पे मैंने वो पीरियोडिक टेबल के कुछ क्वेश्चंस भेजे थे, कर लिए सबने, है ना? उसके आंसर की अभी नहीं भेजी हुई है, तो आंसर अपन अलग से डिस्कशन कर लेंगे बीच बीच में। मतलब अभी मैं पहले इकट्ठे भेज दूंगा बहुत सारे क्वेश्चन धीरे धीरे, तो वो सब सॉल्व करके रख लेना, फिर एक बीच में अपन ऐसे डाउट टाइप का रख लेंगे, उसमें जिसको जो पूछना होगा वो पूछ लेना, क्योंकि ऐसे इंडिविजुअली अपन डिस्कशन करेंगे तो वो समय ज्यादा लेता है। ठीक है, तो एक साथ अपन कई सारे क्वेश्चन जब हो जाएंगे, वैसे कई सारी शीट्स में भेजूंगा, पीरियोडिक की ही भेजूंगा, फिर बॉन्डिंग जब कंप्लीट होगा तो बॉन्डिंग की वैसे शीट्स बना के आपको भेज देंगे, तो आप उसको सॉल्व करते रहिएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये जो पॉइंट अभी हम लोगों ने डिस्कशन किया, इसका कंक्लूजन क्या निकलता है, तो आइए उसके कंक्लूजन को हम लोग नोट में लिखेंगे। पहला कंक्लूजन मैंने आपको क्या बताया था, कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन क्यों होता है बेटा, ऑक्टेट के लिए, अनपेड की पेयरिंग के लिए, अनपेड की पेयरिंग। और ध्यान से देखो दूसरा कंक्लूजन क्या निकल के आ रहा है, जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही क्या बनेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड बनेंगे। तो नोट बनाइएगा और पहला पॉइंट लिखिएगा, द नेसेसरी कंडीशन फॉर कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन, द नेसेसरी कंडीशन फॉर covalent bond formation is not the completion of octet. The necessary condition for covalent bond formation is not the completion of octet, is not the completion of octet, but the pairing of unpaired electron, but the pairing of unpaired electron, but the pairing of unpaired electron। ठीक है, हमने क्या लिखा है यहां पर कि जो कोवेलेंट बॉन्ड का नेसेसरी कंडीशन होता है वो ऑक्टेट का कंप्लीशन बिल्कुल भी नहीं होता है, उसका फॉर्मेशन क्यों होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग के लिए। और दूसरा पॉइंट चाहे तो आप लिख लें, जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही कोवेलेंट बॉन्ड बनेंगे, जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही कोवेलेंट बॉन्ड बनेंगे, जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही कोवेलेंट बॉन्ड बनेंगे। चलिए अगली हेडिंग डालेंगे कोवेलेंसी, और लिखना स्टार्ट करेंगे। कोवेलेंसी लिखना स्टार्ट करेंगे, द नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय एन एटम, द नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय एन एटम in its ground or excited state, the number of bonds formed by an atom in its ground or excited state, the number of bonds formed by an atom in its ground or excited state। चलिए आइए अब आगे बात करते हैं, ये जो पॉइंट अभी आपको लिखाया गया, इस पॉइंट का मतलब क्या है ना, जो कोवेलेंसी हमने लिखा उस कोवेलेंसी का मतलब क्या होता है, तो आइए उसको समझते हैं। सबसे पहले कोवेलेंसी का मतलब क्या है बेटा, मान लीजिए एक एग्जांपल मैंने आपके सामने लिखा CH4, ठीक है, मुझे बताइए कार्बन और हाइड्रोजन नॉन मेटल है या मेटल है बेटा, नॉन मेटल। नॉन मेटल का बॉन्ड बताइए, आयनिक होगा या कोवेलेंट होगा, कोवेलेंट, तो ये कोवेलेंट कंपाउंड है। कोवेलेंसी टर्म से ही समझ में आता है, कोवेलेंसी मतलब यहां पर कोवेलेंट बॉन्ड की बात हो रही है या आयनिक बॉन्ड की बात हो रही है बेटा, कोवेलेंट बॉन्ड की बात हो रही है। कोई भी ऐसा कंपाउंड जो कोवेलेंट नेचर का है, उसके जब आप बॉन्डिंग पैटर्न को ओपन करते हैं ना, वैसे आपको मीथेन पता है इसलिए मैं डायरेक्टली ऐसे बना दे रहा हूं, तो आपको अगर आप इसके बॉन्डिंग पैटर्न को देखें तो बताइए यहां पर कार्बन कितने बॉन्ड बनाते हुए दिख रहा है, 4। कोई भी एटम जितने बॉन्ड्स बनाता है वो उसकी क्या कहलाती है, कोवेलेंसी। तो यहां पर कार्बन की जो कोवेलेंसी है वो कितनी है, 4, और हाइड्रोजन की जो कोवेलेंसी है वो है 1। एक हाइड्रोजन कितना बॉन्ड बना रहा है, एक ही तो बना रहा है, चारों के बाद गिन लाना। कोवेलेंसी एक एटम के लिए डिफाइन होती है, एक कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है, 4, वो उसकी कोवेलेंसी। एक हाइड्रोजन कितने बॉन्ड बना रहा है, 1, वो उसकी कोवेलेंसी। इसकी कोवेलेंसी 1, इसकी कोवेलेंसी 1, इसकी कोवेलेंसी 1, इसकी कोवेलेंसी 1, इसकी कोवेलेंसी 4। तो ये कोवेलेंसी है। कोवेलेंसी का मतलब क्या होता है, कोई भी एटम कितने बॉन्ड्स बना रहा है उसको क्या बोला जाएगा, उसकी कोवेलेंसी। इसके अंदर दो तरह के केसेस आएंगे, इसके अंदर कोवेलेंट बॉन्ड भी काउंट होते हैं और कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी काउंट होता है। क्या क्या काउंट होता है, अच्छा कोवेलेंट बॉन्ड क्यों बनता है, अनपेड इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग के लिए, जितने अनपेड होंगे उतने ही कोवेलेंट बॉन्ड बनेंगे। तो इसमें दो केसेस आपको पढ़ने, एक कोवेलेंट बॉन्ड का केस पढ़ना है और एक
कोऑर्डिनेट बॉन्ड का केस पढ़ना है। पहले हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड का केस पढ़ेंगे सारा, अभी जो भी मैं बताऊंगा पहले हम सिर्फ कोवेलेंट की बात करेंगे और फिर उसमें बाद में हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड को भी इंक्लूड करेंगे। तो पहले हम सिर्फ कोवेलेंट बॉन्ड की कंडीशन समझ रहे हैं, ध्यान सुनना। मुझे एक बात बताओ, कोवेलेंट बॉन्ड बनाना है तो कोवेलेंट बॉन्ड के लिए मेटल चाहिए कि नॉन मेटल चाहिए? नॉन मेटल। कार्बन इज अ नॉन मेटल, नाइट्रोजन इज अ नॉन मेटल, ऑक्सीजन इज अ नॉन मेटल। और हमें नॉन मेटल कौन से लेने? हमें सेकेंड और थर्ड पीरियड के नॉन मेटल्स लेने हैं। जेई मेंस के शानदार रिजल्ट के लिए, है ना, आपको पता ही चल चुका होगा। तो जेई मेंस में बढ़िया रिजल्ट आए हैं तो उसकी खुशी में आपका मुंह मीठा कराया जा रहा है ना। कुछ मीठा हो जाए, कुछ मीठा हो जाए। बाकी फिर अभी 7 तारीख को नीट हो ही जाएगा, उसके बाद फिर उसका रिजल्ट आने के बाद और मुंह मीठा कराया जाएगा। फिर अगले साल अगर आप जबरदस्त रिजल्ट लेके आएंगे तो फिर और मुंह मीठा कराया जाएगा, और रिजल्ट नहीं लाएंगे तो भी मुंह मीठा तो हो ही जाएगा। है किसमें? जेई में आए ना? मेरे को रैंक एग्जैक्टली पता नहीं पर आए हैं। 6 है, 11 12 11th है, हाँ ठीक है। मतलब मेरे को एग्जैक्टली रैंक्स नहीं पता पर आए हैं, टॉप 100 में आए। कैसे भी आया है बेटा, पढ़ा तो होगा कहीं ना कहीं। अब यहाँ पढ़ा तो यही रहे, हम ऑनलाइन में भी 1 2 देख रहे होंगे तो उनमें से भी कोई आ जाए तो क्या वो ऑनलाइन उसमें, वैसी वाली बात है। लिखते रहेंगे, है ना। ये जो डब्बे वब्बे बने इसको ऐसे बनाते जाओ, एज इट इज बना लो इनको, है ना, ताकि सिर्फ इलेक्ट्रॉन फिल करने रहेंगे। तो जब तक टॉफी बट रही है डब्बे बना लो साथ साथ में। बताएंगे बेटा बताएंगे, पहले लिखो तो सही, क्या है परेशान हो रहे, फिर वही डायलॉग चिपका दूंगा मैं। क्या बेटा? रूम घालो आराम से। है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लाओ दो दो, एक एक। ग्राउंड की हाइट छोटी पड़ गई, चले, है ना। अब इधर ध्यान दे, यहां पर अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहला केस कौन सा आ गया बेटा? कार्बन का। ठीक है, अभी मैं जो आपको बोल रहा था वो ये बोल रहा था कि जब भी आपको कोवेलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन के बारे में बात करनी है तो कोवेलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन में आपको या तो सेकंड पीरियड का सेंट्रल एटम मिलेगा मेनली, या फिर थर्ड पीरियड का सेंट्रल एटम मिलेगा। ये बात आपको पहले ही बता दी गई थी जब हमने पीरियोडिक टेबल पढ़ा था। तो पीरियोडिक टेबल में मैंने आपको एक बात बोली थी कि जनरली हमें जब पीरियड के बारे में पढ़ना होता है तो हमें सेकंड पीरियड या थर्ड पीरियड या ज्यादा से ज्यादा फोर्थ पीरियड के बारे में पढ़ना होता है। और फोर्थ पीरियड भी हम क्यों पढ़ते थे? डी ब्लॉक के लिए। पर डी ब्लॉक में तो सारे के सारे क्या है बेटा? मेटल। और हमें अभी कोवेलेंट बॉन्ड बनाना है, और कोवेलेंट बॉन्ड बनाने में कौन काम में आएगा बेटा? नॉन मेटल। अब आप जानते हैं बोरॉन, है ना, बालिका, सीता, गीता, ऐसे चले जाएंगे। तो कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, और इधर कौन आएगा बेटा? फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। ये नॉन मेटल है, ये नॉन मेटल है बेटा। और यही नॉन मेटल आपको कोवेलेंट बॉन्ड में सेंट्रल एटम की तरह दिखेंगे। कौन दिखेंगे? सेंट्रल एटम। जब भी आप कोई भी मॉलिक्यूल पढ़ोगे, जैसे CO2 पढ़ोगे, तो सेंट्रल एटम कौन होगा? कार्बन। SO2, SO3, H2O, इसके अलावा अगर हम बात करें SF6, PCl5 वगैरह वगैरह, इन सब में आपको मोस्ट ऑफ द टाइम आपके सिलेबस में जितने भी कोवेलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल मिलेंगे उसमें सेंट्रल एटम कौन मिलने वाला है बेटा? या तो सेकंड पीरियड का या फिर थर्ड पीरियड का। और इसी के लिए हमें जो समझना है ना, वो बेसिकली इनके बॉन्डिंग पैटर्न को समझना है। और इनके बॉन्डिंग पैटर्न को समझने के लिए हम लोग यहां पर जब कोवेलेंसी के बारे में बात कर रहे हैं तो हमें जो कोवेलेंसी में कंडीशन समझनी है वो कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सेकंड पीरियड के हो गए। और इसके अलावा फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, जो कि थर्ड पीरियड के होंगे, उन पे हम बॉन्डिंग पैटर्न डिस्कस करेंगे। ध्यान सुनना और ध्यान समझना, टॉपिक सिंपल है पर ये टॉपिक समझने के बाद इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे। और वो टॉपिक हमारा जाएगा कहां पर? एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस पे। आपके सिलेबस में कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं
कि इनमें से कौन सा मॉलिक्यूलर आयन एग्जिस्ट करता है, कौन सा मॉलिक्यूलर आयन एग्जिस्ट नहीं करता है। तो ये सारी चीजें जाके वहां पर मिक्सअप होने वाली और इसीलिए इसको समझते चलिएगा। पहली बात, हमने सेंट्रल एटम किसको माना बेटा? कार्बन को। मुझे बताइए, कार्बन एक नॉन मेटल है, इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखा मैंने, कॉन्फ़िगरेशन आ गया 1s2 2s2 2p2। बॉन्डिंग में कौन पार्टिसिपेट करता है बेटा? वैलेंस शेल, ये उसका वैलेंस शेल है, आउटर मोस्ट शेल है। अब इसके ग्राउंड स्टेट की कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। तो बेटा 2s2 को ऐसे फिल कर देंगे और 2p2 को ऐसे फिल कर देंगे। मुझे बताइए, ग्राउंड स्टेट में इसके पास कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन? 2। कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन किस लिए होता है? ऑक्टेट के लिए या अनपेड की पेयरिंग के लिए? तो कितने अनपेड है? 2। जितने अनपेड उतने बॉन्ड बनाएगा, और जितने बॉन्ड बनाएगा वही क्या कहलाएगी? उसकी कोवेलेंसी। मतलब यहां पर कार्बन की कोवेलेंसी कितनी है? 2। अभी समझते जाना। अभी ये सेंट्रल एटम है, तो कार्बन कितने बॉन्ड बनाने के लिए तैयार बैठा है? 2। अब मुझे बताओ, कार्बन के पास ये जो इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है ना, ये कार्बन का लोन पेयर है। ये कार्बन का लोन पेयर है बेटा, ये बॉन्डिंग में यूज नहीं आएगा। ये तो पेयर्ड है ना, इसको काहे की बॉन्डिंग करना है? पेयर्ड है। तो पेयर्ड जो है, जो जो इलेक्ट्रॉन का पेयर बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता है, उसको क्या बोलते हैं? लोन पेयर। तो ये लोन पेयर है और 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास अनपेयर्ड है, इनको पेयरिंग करनी है। अब मुझे बताओ, कार्बन के पास 2 अनपेयर्ड है और कार्बन को इसकी पेयरिंग करानी है। पेयरिंग कराने के लिए, ये तो सेंट्रल एटम कार्बन है, साइड एटम भी तो आएगा। अब साइड एटम आपको जो मर्जी है वो ले आओ, हाइड्रोजन ले आओ, फ्लोरीन ले आओ, क्लोरीन ले आओ, ऑक्सीजन ले आओ, ला सकते हैं। मान लो मैंने माना साइड एटम कौन आया? हाइड्रोजन। कौन आया? हाइड्रोजन के पास कितना अनपेड होता है? तो हाइड्रोजन जब आएगा तो अपने उस अनपेड की पेयरिंग के लिए आएगा। एक हाइड्रोजन आएगा तो 2 से पेयरिंग करेगा कि 1 से पेयरिंग करेगा? 1 से। एक हाइड्रोजन इससे पेयरिंग करेगा, एक हाइड्रोजन इससे पेयरिंग करेगा। इस 2 अनपेड की पेयरिंग के लिए कितने हाइड्रोजन चाहिए होंगे? 2। इसका मतलब है इस केस में कार्बन क्या बना लेगा? CH2। आगे बढ़िएगा। अगर मुझे बताइए, कार्बन के पास 2 अनपेड है और साइड एटम में मैं लाता हूं हेलोजन। क्या लाता हूं? मुझे बताइए, हेलोजन के पास कितना अनपेड होता है? 1। हेलोजन की कॉन्फ़िगरेशन याद करिए, NH2NP5। 5 मतलब एक ही अनपेड है, एक आते ही 6 हो जाएगा। तो मुझे बताइए, हेलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन कोई भी आया तो हेलोजन कितना अनपेड लेके आएगा? 1। एक हेलोजन एक के साथ पेयरिंग करेगा, दूसरा हेलोजन एक के साथ पेयरिंग करेगा। मुझे बताइए क्या बन जाएगा? अगर मैं फ्लोरीन मानता हूं तो CF2, अगर मैं क्लोरीन मानता हूं तो CCl2। क्या ये बात समझ में आ गई है आपको? ठीक है। तो इसका मतलब है कि कार्बन के CH2, CF2, CCl2 में कार्बन की जो कोवेलेंसी है वो कितनी है? 2, क्योंकि कार्बन ने यहां पर कितने कितने बॉन्ड बना रखे? 2 बॉन्ड। तो हम इसको यहां से नहीं समझ रहे, हम उल्टा रिवर्स प्रोसेस समझ रहे कि ताकि स्ट्रक्चर भी हमें समझ में आता रहे। आगे बढ़िए। अभी देखो, आपने जो डेफिनेशन लिखी है कोवेलेंसी की, उसमें देखो, नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय एन एटम इन इट्स ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट। अब आते हैं एक्साइटेड स्टेट की कहानी पे, ध्यान सुनना। एक्साइटेड स्टेट की कहानी क्या बोलती है? ध्यान से सुनिएगा, ध्यान समझिएगा बेटा। जो सेकंड पीरियड के एलिमेंट है और जो थर्ड पीरियड के एलिमेंट है, ध्यान सुनना। सेकंड पीरियड मतलब n = 2, थर्ड पीरियड मतलब n = 3। याद करिए, क्या सेकंड पीरियड के एलिमेंट एनॉमलस बिहेवियर दिखाते थे कि नहीं दिखाते थे? और उस एनॉमलस बिहेवियर का एक रीजन था d ऑर्बिटल का एब्सेंस। लेकिन थर्ड वालों के पास d आ जाएगा। सर थर्ड वालों के पास d कैसे आ जाएगा? सर हम तो ऐसा पढ़ते थे सप, और हम ऐसा पढ़ते थे सड़प। तो सर ये तो d तो फोर्थ वालों के पास आना चाहिए, थर्ड वाले के पास कैसे आ गया? यही सबसे बड़ा सवाल आता है। अबे ये है तो यहीं पे है, इलेक्ट्रॉन बाद में भरता है तो थर्ड का ही डी ना। शेल के हिसाब से देखो बेटा, शेल से कहानी समझ में आई। पहले शेल में कौन होता है? 1s, दूसरे शेल में कौन होता है? 2s 2p, और तीसरे शेल में कौन होता है? 3s 3p 3d। अगर कोई थर्ड पीरियड का मतलब उसका आउटर मोस्ट शेल नंबर कितना है? 3। थर्ड शेल में उसके पास s है, p है, इलेक्ट्रॉन s और p में भरेगा, लेकिन जरूरत पड़ने पर उसके पास जो 3d है वो खाली पड़ा हुआ है। इलेक्ट्रॉन भले इसमें बाद में भरेगा लेकिन वो वहां पर है। जैसे भगवान ईश्वर खुदा होता है, दिखता नहीं और होता है, वैसे 3D है, दिखता नहीं है पर है। जब जरूरत पड़ेगी अपने आप प्रकट हो जाएगा। अब वैसी कहानी यहां पर है। मुझे बताइए, ये कौन से पीरियड का एलिमेंट है? सेकंड वालों के पास डी नहीं होता, लेकिन थर्ड वालों के पास डी होगा। इसी का फर्क आएगा। अभी हम लोग सेकंड के बारे में बात कर रहे हैं, इसके बाद जब थर्ड की बात करेंगे तो डी ऑटोमेटिकली प्रकट हो जाएगा। अब मुझे बताइए, क्या इसमें आउटर मोस्ट शेल में, आउटर मोस्ट शेल, ये 2 और 2 है आउटर मोस्ट शेल, एस और पी मत देखना, एस और पी तो सब शेल है, हम शेल की बात कर रहे हैं।
आउटर मोस्ट शेल नंबर कितना है बेटा 2। मुझे बताइए आउटर मोस्ट शेल में क्या इसके पास लोन पेयर है कि नहीं है? और किसी भी एटम में अगर आउटर मोस्ट शेल में लोन पेयर हो और साथ ही साथ आउटर मोस्ट शेल में खाली डब्बा हो तो वो एक्साइट हो सकता है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन किया जा सकता है। और एक्साइटेशन में इस इलेक्ट्रॉन को जब यहां भेजेंगे तो बेटा जो लोन पेयर था वो अब 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स में चेंज हो जाएगा। और अगर 2 नए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिल गए हैं इसका मतलब है कितने नए बॉन्ड बनेंगे? 2। पहले कितने बॉन्ड बने थे? 2। 2 और बॉन्ड बन गए तो कितने हो गए? 4। मतलब इसकी कोवेलेंसी क्या हो जाएगी? 4। जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उतने बॉन्ड्स बनेंगे और जितने बॉन्ड्स बनेंगे उतनी क्या कहलाएगी बेटा? कोवेलेंसी। अच्छा, इस केस में अगर मैं साइड एटम में अगर मैं साइड एटम में हाइड्रोजन लाता हूं तो बताइए कितने हाइड्रोजन आएंगे? 4। तो क्या CH4 बन जाएगा? हाँ। अगर मैं क्लोरीन लाता हूं तो क्या CCl4 बन जाएगा? हाँ। अगर मैं ऑक्सीजन लाता हूं तो क्या बनाऊंगा? CO4 CO2। क्यों बनेगा CO2? हाँ, एक ऑक्सीजन के पास कितने अनपेड होते हैं? 2। तो एक ऑक्सीजन आएगा तो 2 से पेयरिंग करेगा और अगला ऑक्सीजन आएगा तो 2 से पेयरिंग करेगा। 2 ऑक्सीजन में चारों अनपेड की क्या हो जाएगी? पेयरिंग हो जाएगी। तो सारा खेल यहां पर आके खत्म हो जाता। मुझे बताओ क्या क्या कार्बन ने अपनी कोवेलेंसी एक्सपांड करी कि नहीं करी? बेटा करी। कार्बन क्या वेरिएबल कोवेलेंसी दिखा सकता है? हाँ दिखा सकता है। अच्छा, जब भी वेरिएबल कोवेलेंसी की बात चल रही है तो एक बात ध्यान देना, 2 से क्या हो गया? 4। कितने से बढ़ा? 2 से। ये सारे कंपाउंड न्यूट्रल है। ध्यान से बताओ, न्यूट्रल है कि आयन है? न्यूट्रल है। ये क्या है? न्यूट्रल है। ध्यान सुन लेना इस लाइन को क्योंकि ये काम आएगा। न्यूट्रल में जाने पर कोवेलेंसी 2 से बढ़ती है। कितने से बढ़ती है? कितने से? क्यों 2 से बढ़ी? क्योंकि आपने लोन पेयर को 2 अनपेयर में बदला होगा तो 2 नए बॉन्ड बनेंगे। मान लो यहां कोवेलेंसी 1 होती तो यहां 3 हो जाती, यहां 2 है तो 4, 3 है तो 5, 4 है तो 6, इस तरह से चलेगा। आयन के केस में, किस केस में? आयन के केस में कोवेलेंसी 1 से भी चेंज हो सकती है। न्यूट्रल से न्यूट्रल में कोवेलेंसी 2 से बढ़ेगी, पर आयन के केस में कोवेलेंसी 1 से भी चेंज हो सकती है। क्योंकि आयन का मतलब क्या होगा? आयन का मतलब या तो इलेक्ट्रॉन लिया होगा या इलेक्ट्रॉन दिया होगा। मान लो इसने एक इलेक्ट्रॉन ले लेता तो बताइए वो इलेक्ट्रॉन इनमें से कहीं पे तो पेयर होता। और अगर वो मान लो यहां पेयर हो जाता तो कितने बॉन्ड बनाता है? 3 ही तो बनाता। यहां 2 था और यहां क्या हो जाता? 3। क्या आयन के केस में कोवेलेंसी 1 से बढ़ सकती है? हाँ। अच्छा, अगर इसने केटायन बनाना होता तो एक इलेक्ट्रॉन दिया होता तो ये चला जाता तब भी तो कोवेलेंसी क्या होती? 3। तो आयन के केस में कोवेलेंसी 1 से चेंज हो सकती है, लेकिन न्यूट्रल के केस में ना आपने कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लिया ना आपने कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दिया, आपने उन्हीं इलेक्ट्रॉन को अनपेयर कराया है। इसका मतलब है कोवेलेंसी कितने से बढ़ेगी? 2 से। न्यूट्रल से न्यूट्रल में कोवेलेंसी 2 से बढ़ेगी। आयन के केस में कोवेलेंसी 1 से भी चेंज हो सकती है। अभी हमारा पूरा डिस्कशन न्यूट्रल पे है, आयन पे थोड़ी देर के बाद आएंगे हम लोग। आइए इधर देखते हैं। अब आते हैं नाइट्रोजन और ऑक्सीजन पे। ध्यान सुनना, नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन आपके सामने लिखा है 1:2:2 2p3। बेटा बॉन्डिंग में हमेशा आउटर मोस्ट शेल पार्टिसिपेट करेगा। आउटर मोस्ट शेल का कॉन्फ़िगरेशन बना दे 2:2 2p3। बताइए कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसके पास? 3। जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उतने बॉन्ड बनाएगा, जितने बॉन्ड बनाएगा उतनी ही क्या कहलाएगी बेटा? कोवेलेंसी। मुझे बताइए अगर मैंने साइड एटम हाइड्रोजन को लाया होता तो क्या 3 हाइड्रोजन आते? हाँ। क्या बन जाता? NH3। अगर मैंने साइड एटम फ्लोरीन लाया होता तो क्या NF3 बन जाता? बिल्कुल बन जाता। समझ में आ रहा है यहां पर? अच्छा, मुझे बताइए क्या इसके पास भी आउटर मोस्ट शेल में एक लोन पेयर है या नहीं है? NH3। याद करो, यही है लोन पेयर। आगे हाइब्रिडाइजेशन की जब बात होगी तो यही तो काम आएगा, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर, यहीं से देखेंगे, ठीक है ना? अब ये लोन पेयर है। अब मुझे बताओ यहां पर जब मैं बात कर रहा हूं तो सबसे पहले इसके पास एक लोन पेयर है इसी की तरह, पर इसके पास एक्साइटेशन करवाने के लिए डब्बा खाली था, इसके पास डब्बा खाली नहीं है। क्या 2D होता है कि नहीं होता है? नहीं होता। 2D नहीं होता, फिजिक्स में होता होगा, यहां नहीं होता, ठीक है ना? हाँ, फिजिक्स में 1D 2D सब होता है, यहां कुछ नहीं होता। यहां सीधे कौन होता है? 3D। ठीक है, आगे सुने। अब यहां पर 2D नहीं है, आप इसका एक्साइटेशन नहीं करा सकते क्योंकि सिडविक रूल जो है वो ये कहता है कि जो एक्साइटेशन या प्रमोशन होगा वो विद इन द सेम शेल होगा। क्या होगा? यहां 2 से 2 में ही गया है, यहां 2 से 2 में ही जाने पर 2 में कोई डब्बा खाली नहीं है, मतलब यहां एक्साइटेशन या प्रमोशन नहीं होगा। बाय चांस अगर ये प्रमोट कर पाता तो बताइए कोवेलेंसी 3 के बदले क्या हो जाती? 5।
पर आपने एक शब्द सुना होगा, एक लाइन, एक क्वेश्चन सुना होगा, नाइट्रोजन कैन नॉट फॉर्म पेंटाहेलाइड्स, NF5, NCl5, NH5 का एग्जिस्टेंस नेचर में नहीं होता है, क्योंकि सेकंड पीरियड का एलिमेंट कभी भी 4 से ज्यादा बॉन्ड बना ही नहीं। एक आध दो को नोबेल प्राइज दे दिया होगा वाइस वैसे, दिया होगा ना, कार्बन के 5 बॉन्ड बनाए होंगे जब तुम में से किसी ने, दिया गया होगा, ठीक है। हाँ चले आगे बढ़े। यहां पर तो मुझे बताइए, क्या ये वेरिएबल कोवेलेंसी दिखा पाएगा? नहीं, क्योंकि इसके पास लोन पेयर तो है, लेकिन ये उसको प्रमोट या एक्साइट नहीं कर सकता। आइए अगले केस पे आते हैं, ऑक्सीजन पे। मुझे बताइए ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन क्या दिख रहा है बेटा? 1s2 2s2 2p4। इसके अंदर जब हम बॉन्डिंग पैटर्न को समझते तो ये 2s2 आ गया, ये 2p4 आ गया। एक बात बताइए, ऑक्सीजन के पास फिलहाल में ग्राउंड स्टेट में कितने अनपेड है? 2। जितने अनपेड है उतने कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, जितने बॉन्ड बनाएगा उतनी क्या हो जाएगी? कोवेलेंसी। मतलब ये कितने बॉन्ड बना रहा होगा? 2 बॉन्ड बना रहा होगा। मुझे बताइए ऑक्सीजन के साइड एटम में अगर मैं हाइड्रोजन लाया, क्या OH2 बन जाएगा? अच्छा, ऑक्सीजन के साइड एटम में अगर मैं फ्लोरीन लाया तो क्या OF2 बन जाएगा? बन जाएगा, है ना। अच्छा, ऑक्सीजन के साइड एटम में अगर मैं ऑक्सीजन ही ले आया तो क्या आ जाएगा? O2 O3 मत बना देना, क्योंकि इस ऑक्सीजन के पास 2 अनपेड है, वो जो अगला ऑक्सीजन आ रहा है उसके पास भी 2 अनपेड है, तो वो एक ही आके पेयरिंग कर जाएगा और क्या बन जाएगा? O2। तो सर फिर O3 कैसे बनेगा? उसके लिए इंतजार करें सही समय का, आगे बात करेंगे। अब मुझे बताओ, क्या ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है कि नहीं है बेटा? है। और अगर ये इनको एक्साइट कर पाता तो बेटा, एक बार इसको एक्साइट करता तो 2 से क्या हो जाता? 4, और एक और बार एक्साइट करता तो 4 से क्या हो जाता? 6। लेकिन क्या ऑक्सीजन वो एक्साइटेशन दिखा सकता है क्या? नहीं, क्योंकि डब्बा खाली नहीं है। तो इसीलिए ऑक्सीजन की कोवेलेंसी सिर्फ 2 रहेगी, 4-6 की कैटेगरी में अभी फिलहाल में जितना बताया गया उसमें नहीं हो सकता, होती है वो अभी बताएंगे आगे, ठीक है। तो इसको नोट डाउन करिए पहले। तो अभी कोवेलेंट बॉन्ड में क्या क्या कंडीशन बन सकती है वो हमने डिस्कशन कर लिया। यहां पर न्यूट्रल से न्यूट्रल में कोवेलेंसी अगर बढ़ेगी तो 2 से बढ़ेगी। आयन के केस में कोवेलेंसी 1 से भी बढ़ सकती है। अभी आयन के केस हमने लिए नहीं है, बट उसको आपके दिमाग में फिट करा दिया गया, क्योंकि आगे अभी हम न्यूट्रल पे बात कर रहे हैं, आयंस उसके बाद हम कंसिडर करेंगे, तो वहां आपको 1 से चेंज होता हुआ मिलेगा। कार्बन के पास डब्बा खाली था और लोन पेयर भी था, तो उसने एक्साइटेशन शो कर दिया, वेरिएबल कोवेलेंसी दिखा दी। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में उसकी पॉसिबिलिटी नहीं है, लोन पेयर है पर डब्बा खाली नहीं है, इसलिए वो वेरिएबल कोवेलेंसी एक्साइट करके नहीं दिखा सकता। लिख लिया भाई सबने, है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये हम लोगों ने किसके बारे में बात करा बेटा? सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स के बारे में बात करा। अब हम लोग किसके ऊपर मूव करेंगे बेटा? थर्ड पीरियड पे, ठीक है। थर्ड पीरियड में हमारे जो सेंट्रल एटम्स होंगे, वो सेंट्रल एटम कौन से होने वाले बेटा? देखो, नाइट्रोजन की बात हो गई, ऑक्सीजन की बात हो गई। अब आगे आते हैं थर्ड पीरियड पे, ठीक है। थर्ड पीरियड के लिए जब हम कंसिडरेशन कर रहे हैं, तो थर्ड पीरियड में हमारा जो सबसे पहला केस आ रहा है, मतलब हमारे हिसाब से हम चले तो 4th नंबर पे आ जाता है, वो कौन आ रहा है बेटा? फॉस्फोरस। ध्यान से देखते जाइएगा, फॉस्फोरस सिंबल हो जाएगा P। बेटा फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 15। और बेटा इसका जब मैं कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा तो इसका कॉन्फ़िगरेशन नियॉन 3s2 3p3। बॉन्डिंग में हमेशा कौन पार्टिसिपेट आएगा बेटा? आउटर मोस्ट शेल। मैंने 1s2 2s2 2p6 को नियॉन लिख दिया, ठीक है। अब मुझे बताओ, इसका ग्राउंड स्टेट का डायग्राम बना रहे हैं, तो मुझे बताइए 3s में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। और 3p में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3। बेटा बताइए यहां पर कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं फिलहाल में? 3। जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे उसकी पेयरिंग के लिए उतने ही क्या बनेंगे बेटा? कोवेलेंट बॉन्ड। और जितने कोवेलेंट बॉन्ड बनेंगे उतनी ही क्या कहलाएगी? कोवेलेंसी। मतलब फास्फोरस की ग्राउंड स्टेट में कोवेलेंसी क्या है बेटा? 3। कोवेलेंसी 3 है। साइड एटम में अगर क्लोरीन आया तो PCl3 बन जाएगा, साइड एटम में अगर फ्लोरीन आया PF3 बन जाएगा, साइड एटम में अगर हाइड्रोजन आया होता तो PH3 का फॉर्मेशन हो जाता। अच्छा मुझे बताइए, क्या थर्ड पीरियड वालों में, इसमें देखो, क्या इसके पास एक लोन पेयर है या नहीं है बेटा? है। और इनके पास वेकेंट d ऑर्बिटल है।
जरूरत पड़ने पर ऑटोमेटिकली प्रकट हो जाएगा। क्या ये एक्साइटेशन दिखा सकता कि नहीं दिखा सकता? दिखा सकता है। अच्छा, एक्साइटेशन में अभी न्यूट्रल से न्यूट्रल की बात कर रहा हूं, तो मुझे बताइए यहां पर अगर कोवेलेंसी 3 है तो न्यूट्रल से न्यूट्रल में कोवेलेंसी कितने से बढ़ती है? 2 से। तो 3 का क्या हो जाएगा? 5। और आप देख सकते हो इस अनपेयर्ड को, अगर इस पेयर्ड को इधर हमने अनपेयर्ड कर दिया तो 5 डब्बे खाली हो गए। और बेटा यहां पर अगर कोवेलेंसी 5 है तो मुझे बताइए साइड एटम में अगर क्लोरीन आया तो क्या बनेगा? PCl5। फ्लोरीन आया तो क्या बनेगा बेटा? PF5। हाइड्रोजन आया होता तो क्या बनता बेटा? PH5, बट इट डज नॉट एग्जिस्ट। PH5 एग्जिस्ट नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि इसके एक्साइटेशन के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है वो देने की औकात हाइड्रोजन के पास नहीं है। एक ड्रैगो रूल आपने सुना होगा, अगर साइड एटम का EN 2.5 से कम हो, ये हाइड्रोजन जो है ना, इसका EN 2.5 से कम है, तो ये इलेक्ट्रॉन को डी तक नहीं पहुंचा सकता। एस और पी तक पहुंचा सकता है लेकिन डी तक नहीं पहुंचा सकता। ये कारनामा कौन नहीं करेगा बेटा? हाइड्रोजन नहीं करेगा। हाइड्रोजन जब भी आएगा साइड एटम में, डी ऑर्बिटल को आप बॉन्डिंग में कभी भी इन्वॉल्व नहीं कर पाएंगे। बस ये एक हिंट दिया है आपको। डिस्कशन इसका मैं करूंगा आगे डिटेल में, जब मैं थोड़ी आगे बढ़ेंगे, हम डाइपोल मोमेंट पे पढ़ेंगे, उसके बाद में इसको थोड़ा डिटेल में बताऊंगा। बस अभी लिख के क्रॉस कर ले कि ये एग्जिस्ट नहीं करता। छापिए फटाफट इसको, फास्फोरस वाली कंडीशन में। तो फास्फोरस वेरिएबल कोवेलेंसी दिखा सकता है। नाइट्रोजन इसके ऊपर वाला जो था मेंबर, नाइट्रोजन, वो नहीं दिखा पा रहा था। नाइट्रोजन के पास भी एक लोन पेयर था पर उसके बाद डब्बा खाली नहीं था, इसलिए नाइट्रोजन वेरिएबल कोवेलेंसी एग्जिबिट नहीं कर रहा था। जबकि फास्फोरस के पास डब्बा खाली होते ही उसने अपने इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर दिया और उसने अपनी कोवेलेंसी को एक्सपांड करके 3 से 5 कर दिया। सेम ऑक्सीजन के बारे में बात होगी। ऑक्सीजन को अभी हमने देखा था वो बस 2 दिखा पा रहा था, जबकि उसके पास 2 लोन पेयर थे तो वो 4 और 6 शो कर सकता था, बट वो कर नहीं पा रहा था। और वही काम सल्फर कर जाएगा। सल्फर उसी ग्रुप का मेंबर है और उसके बाद डी आ जाएगा। डी आने की वजह से वो 2, 4 और 6 3 तरह की कोवेलेंसीज एग्जिबिट करता है। अब ये जो टॉपिक पढ़ा अपन ने, इसमें आपसे सिर्फ सीधे सीधे ये पूछ सकते हैं कि भाई किसकी क्या कोवेलेंसी होती है, ग्राउंड स्टेट में क्या होती है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में क्या होती है, सेकंड एक्साइटेड स्टेट में क्या होती है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि भाई जब PCl5 बना है, ध्यान से देखिएगा, जब PCl5 बना है तो PCl5 में फास्फोरस अपने ग्राउंड स्टेट में है या अपने एक्साइटेड स्टेट में है? तो हमें पता होना चाहिए कि अपने एक्साइटेड स्टेट में। एक्साइटेड स्टेट भी कौन सी है बेटा? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। यहां तो केवल फर्स्ट की बात हो सकती है लेकिन बाकियों में सेकंड थर्ड भी हो सकता है, इसीलिए कौन से एक्साइटेड स्टेट में ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें पहला केस, दूसरा केस हमने पढ़ लिया यहाँ पर जो फास्फोरस के लिए होता था। अब आते हैं अगले केस पे। अगला जो कंपाउंड हमें यहाँ पर पढ़ना है 5th नंबर पे, या जिस एलिमेंट के बारे में हमें पढ़ना है वो एलिमेंट कौन है बेटा? सल्फर। सल्फर जो है उसका एटॉमिक नंबर होता है बेटा 16 और इसका कॉन्फ़िगरेशन अगर मैं लिख दूं तो कॉन्फ़िगरेशन बनेगा नियॉन 3s2 3p4। बॉन्डिंग में हमेशा आउटर मोस्ट शेल पार्टिसिपेट करेगा। ध्यान दीजिएगा बेटा, ये रहा इसका ग्राउंड स्टेट 3s2 3p4। डी इसके पास अवेलेबल है बेटा 3s2 3p4, ऑक्सीजन जैसा पैटर्न है बिल्कुल। बताइए इसके पास फिलहाल में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है बेटा? 2। जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उतनी ही क्या हो जाएगी बेटा? कोवेलेंसी। अगर मैं साइड एटम में फ्लोरीन लाता हूं तो क्या बनेगा बेटा? SF2। और साइड एटम में अगर हाइड्रोजन लाता हूं तो बनेगा SH2। SH2 को अपन H2S भी लिख सकते हैं। अब आगे बढ़िए, मुझे बताइए क्या इसके पास 2 लोन पेयर है या नहीं है बेटा? है। और क्या वेकेंट डी भी है या नहीं है बेटा? है। तो अगर किसी के पास लोन पेयर है और वेकेंट ऑर्बिटल है और वही सेम शेल में 3rd नंबर के शेल में, तो वो एक्साइटेशन या प्रमोशन दिखा सकता है। जब ये एक लोन पेयर को एक्साइट करेगा तो बेटा कोवेलेंसी न्यूट्रल से न्यूट्रल में 2 से बढ़कर क्या हो जाएगी? 4। और जब ये दूसरे लोन पेयर को एक्साइट करेगा तो 4 से क्या हो जाएगा बेटा? 6। और इसके अकॉर्डिंगली जब मैं बात कर रहा हूं तो ध्यान से देखिएगा, यहां SF2 था, अगर मैं फ्लोरीन लाया तो क्या बनेगा? SF4। फ्लोरीन लाया तो क्या बनेगा? SF6। अगर हाइड्रोजन लाया तो यहां क्या बन रहा था बेटा? SH2। यहां क्या बनना चाहिए था बेटा? SH4। यहां क्या बनना चाहिए था बेटा? SH6। पर ये मुझे बताइए SH4 अगर मुझे बनाना है तो डी का इस्तेमाल आ रहा है, अगर SH6 बनाना है तो डी आ रहा है, और जब भी हाइड्रोजन अगर साइड एटम है तो डी का इस्तेमाल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कारण हम लोग आगे पढ़ेंगे डिटेल में, बस ये पता रखिए अभी के लिए। और अगर मैं साइड एटम में ऑक्सीजन लाता तो मुझे बताइए यहां पर कितने अनपेयर्ड है? 4।
और ऑक्सीजन जब आता तो एक ऑक्सीजन कितने से पेयरिंग करता, 2 से, तो एक ऑक्सीजन 2 से पेयरिंग करता, दूसरा ऑक्सीजन 2 से पेयरिंग करता, क्या बन जाएगा SO2, और यहां क्या बन जाएगा SO3। नोट करिए इसको फटाफट। तो ऑक्सीजन ग्रुप की बात चल रही है यहां पर, ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम एक ही ग्रुप के हैं, बट ऑक्सीजन ऐसा 246 नहीं कर सकता था वेरिएबल कोवेलेंसी, क्योंकि डी ऑर्बिटल अवेलेबल नहीं था, जबकि सल्फर वो कारनामा दिखा जाएगा और सल्फर 246 टाइप की स्टेट शो कर देगा। लिख लिया, 1 मिनट और है, फटाफट लिख लो। चले है ना, अब इसमें आगे बढ़ते हैं। हमने अभी फास्फोरस पढ़ा, सल्फर पढ़ा, और अब आगे लास्ट में पढ़ते हैं बेटा क्लोरीन या हेलोजेंस के बारे में। ध्यान से देखिएगा बेटा, यहां पर हेलोजेंस की बात चल रही है, एक्स लिखा है, मतलब क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन की बात हो रही है। फ्लोरीन ये कारनामा नहीं दिखा पाएगा, क्योंकि फ्लोरीन सेकंड पीरियड का मेंबर है, उसके पास डी नहीं होगा। लेकिन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन थर्ड या उससे ज्यादा पीरियड के हैं, उनके पास डी होता है। अगर मैं स्पेसिफिकली क्लोरीन की बात कर लूं यहां पर, तो बेटा क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है, और इसका कॉन्फ़िगरेशन अगर मैं लिखूं तो 1s2 2s2 2p6, और साथ में आ जाएगा 3s2 3p5। बॉन्डिंग में हमेशा कौन पार्टिसिपेट करेगा बेटा, वैलेंस शेल। जब आप इसका ग्राउंड स्टेट बनाते हो तो यहां पर ये NS लिखा है, आप 3s 3p के हिसाब से समझ सकते हैं, ये 3s 3p 3d है बेटा। S में 2 इलेक्ट्रॉन है, P में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, 5। मुझे बताइए क्या इसके पास फिलहाल में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है या नहीं है बेटा, है। जितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उतनी क्या हो जाएगी बेटा, कोवेलेंसी। आगे बढ़ता हूं, क्या इसके पास यहां पर 1 2 3 लोन पेयर है या नहीं है बेटा, है। हेलोजेंस पे आप जानते हैं फ्लोरीन पे जब बॉन्ड बनाता है सिंगल फ्लोरीन, तो उसके पास 3 लोन पेयर होते हैं। और बेटा ये 3 लोन पेयर को क्या डी ऑर्बिटल में एक्साइट किया जा सकता है, तो हाँ, जब एक का एक्साइटेशन करेंगे तो कोवेलेंसी 1 से बढ़कर क्या हो जाएगी बेटा, 3। फिर एक और को एक्साइट करेंगे तो 3 से बढ़कर क्या हो जाएगा, 5। और फिर एक और को एक्साइट करेंगे तो 5 से बढ़कर क्या हो जाएगा, 7। 3 लोन पेयर है, 3 बार एक्साइटेशन होगा तो 1 से बढ़कर, जब पहली बार एक्साइटेशन होगा तो 1 से बढ़कर 3, फिर एक और बार एक्साइटेशन होगा तो 3 से बढ़कर 5, और एक और बार एक्साइटेशन होगा तो 5 से बढ़कर क्या हो जाएगा, 7। और एग्जाम्पल में अगर मैं सेंट्रल एटम की बात करूं, क्लोरीन के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूं, तो क्लोरीन के साथ साइड एटम में यहां कौन आ गया बेटा, आयोडीन। क्लोरीन के साथ साइड एटम में कौन आ गया बेटा, फ्लोरीन। क्लोरीन के साथ साइड एटम में फ्लोरीन या ब्रोमीन के साथ फ्लोरीन। इस तरह से ये कंपाउंड्स आपको देखने को मिलेंगे। एक और टर्म यहां पर इंट्रोड्यूस कर रहा हूं आपके सामने, एक टर्म होती है बेटा इंटर हेलोजन कंपाउंड्स। क्या टर्म होती है, इंटर हेलोजन कंपाउंड्स। इंटर हेलोजन कंपाउंड्स कहने का मतलब क्या होता है, जब हेलोजन हेलोजन से बॉन्ड बनाता है तो उसे बोलते हैं इंटर हेलोजन। मुझे बताइए ब्रोमीन हेलोजन है कि नहीं है, फ्लोरीन हेलोजन है कि नहीं है। ये जितने भी एग्जांपल है आप इसमें देखेंगे तो हेलोजन ने हेलोजन से ही बॉन्ड बना रखा है। और जब दो अलग अलग टाइप के हेलोजन, ऐसा मत करना सर, इंटर हेलोजन, चमत्कारी लोग हैं, कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए बताना जरूरी है। तो ध्यान सुन ले, इसको इंटर हेलोजन नहीं बोलेंगे, यहां पर दोनों सेम हेलोजन में बॉन्ड बनाए। इंटर हेलोजन कब बोला जाएगा, जब दो डिफरेंट हेलोजन आपस में बॉन्ड बनाएंगे। तो जब दो अलग अलग हेलोजन आपस में बॉन्ड बनाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं बेटा, इंटर हेलोजन। पी ब्लॉक के ग्रुप 17 का पूरा एक पार्ट है, ये टॉपिक है पूरा।
जिसके बारे में आप डिटेल में पढ़ेंगे, और एनसीईआरटी में पूरा इसका टेबल वेबल दे रखा है, उस पे से क्वेश्चन लास्ट ईयर भी नीट में आया हुआ है, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पर ठीक है, अभी आपको सिर्फ टर्म बताई जा रही है कि एक टर्म आपको पढ़नी है सिलेबस में, उस टर्म को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। नोट करने से तो ये हम लोगों ने बेसिकली कोवेलेंसी क्या होता है क्या नहीं होता है उसके ऊपर डिस्कशन किया, यहां तक नोट कर लें। इसके आगे का डिस्कशन अब कल ही स्टार्ट करेंगे, समय तो हो ही गया था, यहां तक लिख ही लो, इसके आगे डिस्कशन कल स्टार्ट करेंगे। हाँ बताओ।